हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा पाठ क्रमांक 3 जिसका नाम क्या है दोस्तों? हमें संसद क्यों चाहिए। अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि हम लोग कौन सा विषय पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं नागरिक शास्त्र, जो कि कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत है। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि सामाजिक विज्ञान के पाठ क्रमांक 3 में अगर आपने अपनी किताब खोल कर देखा होगा तो ज़रूर आपको दिखा होगा कि पाठ क्रमांक 3 जो इकाई नंबर 2 में है, उसमें लिखा हुआ है हमें संसद क्यों चाहिए और कानूनों की समझ। ये दोनों चीज़ें उसमें है। अध्याय 3 और अध्याय 4 को मिला करके यूनिट नंबर 2 बनता है। हम यूनिट नंबर 2 के पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, अध्याय नंबर 3, और उसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल वीडियो सारे बना चुके हैं। हम लोग जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है उस पर वीडियो बना लिए थे। अब बारी आती है दोस्तों कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की। इस कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में हम लोग एक साथ पूरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे। दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है सेशन, तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ, आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा। यानी आप जिस चीज़ के लिए आप अपनी बुक खोल रहे होते हो, बुक के साथ साथ जो आपको चाहिए वहाँ से समझने की जो चीज़ें जो आपको समझना चाहिए, वो सारी चीज़ यहाँ पर मिलेगी। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं संसद की सारी बातें। तो इसमें सबसे पहली बात क्या आती है? जैसे आप अपनी किताब खोलोगे, सबसे पहले जो छोटा सा टॉपिक लिख करके आता है उसका नाम है कि लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए? लोगों को फैसला इसलिए लेना चाहिए क्योंकि लोग ही तो फैसला करेंगे कि हमारा भविष्य क्या होगा। क्या आपके भविष्य के बारे में कोई दूसरा सोच सकता है? भले ही बचपन में आपने अपने निर्णय नहीं लिए हो, लेकिन एक समय दोस्तों ऐसा आता है कि आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा कि यहाँ अगर मैंने डिसीजन सही नहीं लिया तो मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगा। पिताजी के, भैया के या किसी के दबाव में आकर के आप एक ऐसा सब्जेक्ट ले लेते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो दोस्तों, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वही काम करना पड़ेगा ना। फैसला, मैं केवल अभी एग्जाम्पल से आपको जोड़ रहा हूँ, फिर मैं आता हूँ इस पर भी आऊँगा मैं। फैसला लेना क्यों ज़रूरी है, बस मैं इस बात पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, आपको पता ना कि जैसे आप 10वीं पास करोगे, 10वीं तक तो सभी बच्चों का लगभग सेम सिलेबस रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन बात आती है 10वीं के बाद, जैसे ही आप 11वीं क्लास में जाते हो, जैसे आप 11th क्लास में जाते हो, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि आपको कौन सी धारा में बहना है। वहाँ से अलग अलग रास्ते कट जाते हैं और उस रास्ते से दोबारा वापस आना या दूसरे रास्ते पर लगना इम्पॉसिबल है, इसलिए आपको एक ही रास्ता चुनना पड़ेगा। क्या आप मैथमेटिक्स लेना चाहते, आप गणित विषय लेकर के यानी पीसीएम लेकर के इधर बढ़ना चाहोगे, या आप बायोलॉजी वाला लेकर के एक स्ट्रीम पकड़ोगे, या आप कॉमर्स में जाओगे, या आप आर्ट में जाओगे? ऐसे 4 ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। अब आपको ये तय करना है कि आपको डॉक्टर बनना है, कि इंजीनियर बनना है, कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या आपको बीए करके फिर आपको गवर्नमेंट सेक्टर्स में कुछ जाना है। हालांकि गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाने के लिए और भी काफ़ी सारे रास्ते हैं, लेकिन फिर भी एक तरीका है। तो ऐसे में क्या है, आपने अगर यहाँ पर डिसीजन लेने में चूक कर दी, या आपने सोचा कि मेरे पिताजी या मेरे भैया ही मेरे लिए अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, मेरा भविष्य क्या होगा या मैं खुद तय नहीं करूँगा, घर वाले हैं तो सही, मैं क्यों टेंशन लूँ। तो दोस्तों, अगर उस समय आपने थोड़ा जागरूक होकर के वो डिसीजन नहीं लिया, तो हो सकता है कि आपको बाद में पछतावा होना पड़े, कि भाई पछतावा होगा कि यार मैंने उस समय क्यों नहीं सोचा ये, काश मैं बायोलॉजी लेकर के डॉक्टर्स बन जाता, क्योंकि मेरे और दोस्त भी बने हुए हैं और उनका जीवन बड़ा अच्छा चल रहा है और यहाँ पर मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ कॉमर्स लेकर के, बीए लेकर के, या फिर मैंने पीसीएम भी लिया तो मैथमेटिक्स बनता नहीं है, फिर भी मैं आगे इस सेक्टर में। तो कई बार क्या होता है कि आप कितने कैपेबल हो ये आपको पता है, ये आपके घर वालों को पता नहीं है। उनको बस आपके मार्क्स दिखते हैं, और मार्क्स कैपेबिलिटी को डिसाइड नहीं करते। वो तो जिस साल आपने पढ़ाई की उस साल बढ़ जाएंगे, जिस साल नहीं की उस दिन घट जाएंगे। तो कुल मिला की बात है कि वही फैसला हमें लेना था। क्यों? क्योंकि देश आज़ाद हुआ था 1947 में। और दोस्तों, ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली थी। ये आज़ादी दिलाने वाले लोगों ने सालों से परिश्रम किया, सालों से अंग्रेज़ों के खिलाफ जो हैं राष्ट्रवादी आंदोलन चलाए। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी इस देश के लिए दे दी। तो ऐसे में इतने लोगों ने अपनी शहादत इस देश को आज़ाद कराने में दी है। तो ऐसे में हमें फैसला तो लेना चाहिए। अब हमें फैसला ये लेना चाहिए कि भाई हमें संसद चाहिए कि हमें राजा चाहिए। ये फैसला लेने का दौर था। सालों से गुलामी की दौर में जी रहे थे। अब हमें ये चाहिए था कि क्या हम स्वतंत्र भारत चाहिए हमें, कि फिर से वो राजा महाराजा वाला सल्तनत कालीन, मुगल कालीन राजा चाहिए। तो अब आ गया था समय फैसला लेने का। तो हमारे देश के लोगों ने फैसला लेने का जिम्मा छोड़ दिया था संविधान सभा के ऊपर, जो देश का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अंबेडकर साहब थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे।
हमारा विश्वास यानी लोगों का विश्वास इन लोगों में था कि आप जो सोचेंगे वो हमारे लिए सही होगा, हमें सही और गलत में पता नहीं है, लेकिन आप हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचोगे। तो उन लोगों ने हमारे देश को एक स्वतंत्र देश के रूप में सोचा कि भाई अब इंडिया को स्वतंत्र ही रहना पड़ेगा, हम लोग किसी राजा या महाराजा का शासन नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उस समय भी लोगों का शोषण हुआ था, इसलिए हमें संसद चाहिए। तो आपको समझ में आ रहा है, हर एक चीज़ को मैं संसद से जोड़ूंगा। समझ लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, जो एक लंबे संघर्ष का परिणाम था। बहुत लंबा संघर्ष चला दोस्तों, आपने संघर्ष की कहानियां पढ़ी हैं। कभी आपने गौर किया कि इतिहास में हम लोग क्यों पढ़ते हैं कि सरकार के खिलाफ ये हुआ था, वो हुआ था, ब्रिटिश सरकार, जिस वाक़ये को हम भुलाना चाहते हैं, बार बार हमें वो याद क्यों करवाया जाता है? जो बुरा वक्त हमारा था गुजर गया, बुरे वक्त को याद करना तो अच्छा नहीं होता। ऐसे बोलते ना लोग कि बुरे वक्त को हमेशा भूल जाना चाहिए, याद नहीं करना चाहिए, हमेशा आपको घाव देता है, ये देता है। फिर भी हम लोग क्यों इतिहास में हमारी वही कमजोरियाँ पढ़ते हैं जो अंग्रेज़ों ने हमें परेशान किया था, मुग़ल काल में हुआ था, जो भी हुआ था, क्यों पढ़ते हैं? ताकि दोस्तों बस इस वजह से लोगों को फैसला लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? हम फैसला लेने में देरी करेंगे या गलत फैसला लेंगे तो वह एक गलत फैसला वापस हमें गुलामी की जंजीरों में लेके जा सकता है, और वो हम अनुभव नहीं कर सकते कि क्या हुआ होगा। तो जब पढ़ेंगे तब लगेगा कि अच्छा इतना खतरनाक माहौल था वहाँ पर अंग्रेज़ों के समय में। ऐसा नहीं चाहिए, इसलिए फैसला लेना पड़ेगा कि हमें लोकतांत्रिक सरकार ही चाहिए, संसद ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। पिछले 70 साल में हमें इतनी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हर बार हम अच्छी सी सरकार चुन करके लेके आ रहे हैं। तो जो एक लंबे संघर्ष का परिणाम था, इसमें हर तबके के लोगों ने हिस्सा लिया, इसमें बढ़ चढ़ के महिलाओं ने हिस्सा। आप देखोगे यही तो इतिहास हमें सिखाता है कि जब इतिहास में इतने साल पहले भी एक महारानी लक्ष्मीबाई नाम की योद्धा पूरे राज्य को संभाल करके अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ी होकर के ये बोल देती है कि मैं झांसी नहीं दूंगी, तो दोस्तों और क्या चाहिए? अंग्रेज़ों के दौर में उनके सामने खड़े होकर ये बात बोलना, इसका मतलब वो एक महिलाओं के लिए कितना बड़ा प्रेरणा स्रोत है कि जहाँ एक समाज में जो पितृसत्तात्मक है, जहाँ पर पुरुषों को ही महत्व दिया जा रहा है, वहाँ पर एक महिला आकर के बोल रही है कि भाई मैं झांसी नहीं दूंगी। तो कुल मिलाकर के ऐसी आयरन लेडीज़ इंडिया में होनी चाहिए, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियों को क्या करेगी? आने वाली पीढ़ियों को ये प्रेरित करेगी ताकि महिलाएं पार्टिसिपेशन करें। तो इनमें हर तबके के लोगों ने भाग लिया, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति हो या महिला हो, पुरुष हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, सब लोगों ने इसमें अपना पूरा योगदान दिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। कौन? वे सारे लोग जिन्होंने उस समय आज़ादी दिलाई। उनके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि ये गुलामी में हमें क्या नहीं मिल रहा था? इस गुलामी में हमें स्वतंत्रता नहीं मिल रही थी, इस गुलामी में हमें समानता नहीं मिल रही थी। अंग्रेज़ों को ऊपर रखा जा रहा, हमें नीचे रखा जा रहा है, और अपर क्लास लोअर क्लास में भी भेदभाव अंग्रेज लोग कर रहे थे कहीं ना कहीं। उन्हें बोला एक तो ये समानता चाहिए, एक ये स्वतंत्रता चाहिए, और दूसरा सरकार में हमारी हिस्सेदारी चाहिए, नहीं तो ये सरकार मनमाने कानून बनाती है। तो तीन चीज़ हमारे दिमाग में थी। हमारे दिमाग से मतलब उन राष्ट्रवादियों के दिमाग में थी जिनने देश को आज़ाद करवाया। उन्होंने बोला एक तो हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें स्वतंत्र भारत चाहिए, फालतू का ये गुलामी वाला दौर खत्म हो जाए। समानता चाहिए, सब लोग बराबर होना चाहिए, ऐसा कुछ करे। और तीसरा, सारे लोग सरकार में हिस्सेदारी दें, निर्णय लेने में। देश में जो भी निर्णय होगा, अगला जो कानून बनेगा, उसमें लोगों की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। ऐसा देश चाहिए हमें। हमारे सपने वो थे दोस्तों, इसी वजह से हमें संविधान बनाना पड़ा, और यही संविधान था जिसमें लिखा गया है कि अब संसद होगी जो लोगों के द्वारा बनाई जाएगी। तो दोस्तों कितना अच्छा सिस्टम है। तो कुल मिलाकर के जो संविधान है ना, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों की आकांक्षाएं हैं। उनने जो सपने देखे थे उनको पूरा करने का एक प्रयास था, और बिल्कुल हम उस प्रयास पर खरे उतरे हैं। आगे बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं राष्ट्रवादी आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपने सुना होगा। ये जो आज की कांग्रेस सरकार है ना, क्षमा करें, आज की जो कांग्रेस पार्टी है, सरकार तो बीजेपी की है। कांग्रेस सरकार का नाम जरूर सुना होगा। अगर कांग्रेस सरकार का नाम नहीं सुना होगा तो एक व्यक्ति का नाम जरूर सुना होगा, हो सकता है उससे आप पता कर लो कि कौन है। राहुल गांधी जी का नाम जरूर सुना होगा। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के बड़े अच्छे लीडर हैं, बहुत ही अच्छे लीडर हैं। ये राहुल गांधी साहब की जो पार्टी है ना दोस्तों, ये बहुत पुरानी, इंडिया की ओल्डेस्ट पार्टी मानी जाती है, पॉलिटिकल पार्टी, और इतनी पावरफुल थी उस समय, अंग्रेजों के ज़माने में पावरफुल पार्टी थी कि इसने अंग्रेजों से बदलाव कराने पर अंग्रेजों को झुका दिया था। कई बार कई कानूनों को वापस लेना पड़ा था। तो इन्होंने किया क्या? इनके साथ राष्ट्रवादी जुड़ गए थे, क्योंकि 1857 की क्रांति जब हुई थी ना,
जब जब मैं कोई सन बोलता हूँ ना दोस्तों, जैसे 1857 की क्रांति बोल दिया, तो दिमाग में एकदम से झांसी की रानी का फोटो आ जाना चाहिए कि घोड़े पर सवार झांसी की रानी जो है तलवार चला रही है। उससे क्या विजुअलाइजेशन हो जाएगा कि भाई मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। 1885 में गठन होता है कांग्रेस का, और कांग्रेस से पहले ही 1857 में 1857 में हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो जाता है। 1857 की क्रांति जिसको बोलते हैं, 1857 की क्रांति, ठीक है, रेवोल्यूशन। अब 1857 की क्रांति से हमें विश्वास हो गया था कि अंग्रेज की सत्ता को हिला सकते हैं हम लोग, उखाड़ सकते हैं। क्योंकि क्या हुआ, मान लो फॉर एग्जांपल आप या आपके 2-3 भाई मिलकर के किसी दीवार को धक्का मार रहे हैं उसको गिराने के लिए, लेकिन चूंकि दीवार बहुत मजबूत है, इतनी मजबूत है कि हो सकता है कि वो अंबुजा सीमेंट से बनी हो, टूटती नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इतना हिम्मत किया क्योंकि आपको दीवार गिराना ही गिराना, यही मोटिव है। तो आपने बहुत हिम्मत की, शायद 2-4 लोग और आपके साथ जुड़ जाते तो गिरा देते, लेकिन आपके उस प्रयास से वो दीवार हिल गई। सोचो, आपके उस प्रयास से दीवार हिल के गिरी नहीं, लेकिन दीवार के हिलने से विश्वास हो गया कि जब हिला सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। इस दीवार को अगर हमने हिला दिया ना, तो इस दीवार को हम गिरा भी सकते हैं। तो दीवार को गिराने का हिम्मत उनके पास आ गया, और इसी वजह से 1947 तक एक आंदोलन चलता रहा देश में, जिसका नाम था राष्ट्रवादी आंदोलन। जिसका नाम क्या था? राष्ट्रवादी आंदोलन। अब ये राष्ट्रवादी आंदोलन क्या था? राष्ट्रवादी आंदोलन में लोगों ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए मुहिम छेड़ दी कि बस अब अंग्रेजों को परेशान करना है कैसे भी करके, या तो परेशान करके या शांतिपूर्ण तरीके से, जो भी है करना है। कांग्रेस भी उसमें शामिल था। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे। खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना कर रहे थे कि भाई ये कानून गलत थे तो इसको हटाओ। आलोचना करने लगे, पोस्टर ले लेके बाज़ारों में निकलने लगे, ब्रिटिश सरकार को के खिलाफ जो है नारे लगाना शुरू कर दिए। तो ये खुलेआम हो गए ना। तो क्या हुआ, 1885 में जब कांग्रेस बनी थी तो उसने एक मांग उठाई थी कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। कांग्रेस का निर्माण 1885 में हुआ था, जिसने एक मांग उठाई थी कि अब जो विधायिका बनेगी, विधायिका मतलब दोस्तों, विधायिका मतलब क्या होता है? विधायिका मतलब विधानसभा, विधायिका मतलब लोकसभा। ये लोकसभा विधानसभा जो है ना आज की, इसको हम लोग विधायिका बोलते हैं। पहले प्रांतों में यानी राज्यों में विधायिका होती थी। आज़ादी से पहले भी अंग्रेजों के ज़माने में भी ये विधानसभाएं वगैरह होती थी, जिसको विधायिका कहा जाता। प्रांतीय विधायिका और केंद्रीय विधायिका दो अलग अलग थी। तो इन्होंने क्या बोला कि विधायिका में जो चुनाव होंगे, विधायिका के जो लोग चुनकर जो उनमें बैठेंगे सारे निर्वाचित होने चाहिए, इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए, उनका निर्वाचन होगा। ठीक है भाई, निर्वाचन होगा। तो वो सिस्टम लाया गया कि उनका निर्वाचन किया जाएगा। तो इन्होंने ये मांग उठाई, लेकिन हमारे मांग उठाने से कुछ भी नहीं होगा, अंग्रेज मानने भी तो चाहिए। हमने मांग तो उठा दी, लेकिन अंग्रेजों ने 1909 में जाकर के हमारी इस मांग को माना था। लेकिन फिर भी अगर हमने मांग मनवा ली, भले ही समय लगा हो, लेकिन सरकार को झुकने पर मजबूर तो किया दोस्तों। और ये भी बोला कि बजट पर चर्चा है, तुम्हें प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। वो जो लोग चुन करके जाएंगे ना, सारे लोग तो नहीं बोला उन्होंने कि सब लोग चुन के जाएंगे, कुछ लोग चुन के जाएंगे, भले 10% जाओ, और उन लोगों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए कि सर ये बजट जो ब्रिटिश सरकार लेकर के आई, इसमें भारतीयों के लिए क्या है? ये तो सारा ब्रिटिश सरकार को फायदा पहुंचाने वाला है। भारतीयों के लिए क्या है? ये ब्रिटिश भारत का बजट है ना, तो भारतीयों के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो प्रश्न पूछने का अधिकार, जैसे कि आजकल प्रश्नकाल होता है ना, संसद में आजकल प्रश्न पूछने के लिए अपोजिशन लीडर को या अपोजिशन वाली हर एक पार्टी को मौका दिया जाता है कि प्रश्न पूछो आप सरकार से, क्या चल रहा है सरकार में। ये प्रश्न पूछने का अधिकार उनको भी चाहिए था उस समय, बजट पर चर्चा करने का अधिकार। तो हुआ ये कि 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, भारत शासन अधिनियम 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आया। मोंटे मोर्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं इसको। इसका एक और नाम है, इसका नाम लिख देता हूं मैं, मोर्ले मिंटो सुधार रिफॉर्म। इसका नाम भी रखा गया था क्योंकि उस समय मोर्ले और मिंटो ने मिलकर बनाया था। ये पूरा जो है दस्तावेज तैयार किया था। उसमें इन्होंने क्या कर दिया, उसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था की को मंजूरी दे दी गई कि हाँ ठीक है, जो कांग्रेस मांग कर रही ना, हम लोग कुछ सदस्यों को यहाँ पर निर्वाचित सदस्य लेकर के आएंगे जो वोट के द्वारा लेकर के आएंगे। लेकिन बहुत चालाक थे अंग्रेज। उन्होंने क्या कहा, एक तो सारे वयस्कों को हम लोग वोटिंग राइट्स नहीं देंगे, तो इसका मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अंग्रेजों के समय में किस प्रकार का मताधिकार था, तो उसका आंसर था वयस्क मताधिकार था। तो आप बोलोगे वयस्क को फिर
उसमें सार्वभौमिक शब्द नहीं जोड़ा था। इसका मतलब सारे वयस्कों को नहीं दे रहे थे, लेकिन जो दे रहे थे वो वयस्कों को ही दे रहे थे, लेकिन उन वयस्कों को जो एजुकेटेड थे और जो कुछ हद तक जिनको लिस्टेड किया गया था, कुछ ही लोगों को दिया गया था। ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ये बनी विधायिका राष्ट्रवादियों के दबाव के कारण बनी थी। राष्ट्रवादियों ने दबाव डाला था ना कि भाई हाँ विधायिका होनी चाहिए, निर्वाचित होनी चाहिए। कांग्रेस का दबाव था निर्वाचित होनी चाहिए, उनके दबाव के कारण ये बनी थी। इन विधायिका में न तो सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार दिया था और न ही आम लोगों को निर्णय प्रक्रिया में आम लोग हिस्सा ले सकते थे। सरकार जो निर्णय लेती थी उसमें आम लोगों का कोई हिस्सा नहीं था। आज तो है हमारा हिस्सा। वहाँ पर प्रतिनिधि का चुनाव सारे लोग नहीं करते थे, न सारे वयस्क करते थे, केवल कुछ ही लोगों को राइट दिया गया था, लेकिन कुछ हद तक तो दिया। हमने मोटरसाइकिल मांगी थी, उनने साइकिल तो दी हमको। इसका मतलब हमारा काम तो चल सकता है। हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमारे पास कुछ तो साधन मिला। अब तो ऐसे में हमें कुल मिला कि ये मिल गया था कि चलो हम लोग अंग्रेजों को झुका तो सकते हैं। हमारी बात अगर हल्की सी 10% भी मान ली, इसका मतलब बात मनवाई तो जा सकती थी, सीधी सी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए के अंतर्गत हम लोग नेक्स्ट जो थोड़ा सा मैं चर्चा करने वाला, संघर्ष वर्सेस स्वतंत्रता। देखिए स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष हुआ था उसकी कहानी में पढ़ देता हूँ। ये लोग क्या चाहते थे। स्वतंत्रता संघर्ष के बाद जो 1857 की क्रांति हुई थी ना, स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था हमारा, उसके बाद राष्ट्रवादियों को इतना तो विश्वास हो गया था। कितना विश्वास हो गया था कि हमें स्वतंत्र भारत ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अंग्रेज की सत्ता को हिला के रख दिया था। आपको पता ना क्या हुआ था, एक बार थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि 1857 की क्रांति में ऐसा क्या हुआ जो बोलते हैं कि सत्ता को हिला के रख दिया। पहली बात तो मैं आपको बताऊँ कि अंग्रेजों ने इस देश में जितना राज किया है, 1757 की बात बता रहा हूँ मैं, उससे शुरू हुआ था उनका राज। बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के युद्ध से अंग्रेजी शासन की शुरुआत होती है, ऐसा मानते हैं। बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी के युद्ध से शुरू करते हुए अंग्रेजों की जो शासन की शुरुआत होती है ना, वो ख़त्म होती है 1947 तक। लेकिन इस बीच में एक दूसरा फेस आ जाता है। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर दो तरीके से राज किया। एक राज करती है हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी। समझना, मैं बहुत सिंपल तरीके से इसको समझाने का प्रयास करूंगा। ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी 1857 से पहले। 1857 से पहले इस देश में राज कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 1857 की क्रांति से हमने क्या बदलाव कर दिया, अंग्रेजी सत्ता को डरा दिया, उनको भयभीत कर दिया। उनको ये डर लगा कि अब हार जाएंगे, हारते हारते बचे, मरते मरते बचे। अगर ये युद्ध या ये जीत जाते भारतीय लोग एक हो सकते हैं। उनको ये विश्वास हो गया था कि भारतीयों को पता चल गया है कि वो इस जंजीर को तोड़ सकते हैं। दोस्तों आपको वो कहानी तो याद होगी जो 4th क्लास में हिंदी में बताई गई थी। 4th क्लास की हिंदी में शायद एक कहानी है, मैंने तो 4th क्लास में इसको पढ़ा था। अब है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन 4th क्लास में कहानी थी दोस्तों जो मैंने पढ़ी थी अपने MP बोर्ड में। उसमें ये लिखा हुआ था कि भाई एक हाथी का बच्चा होता है जिसको जो बचपन में छोटा होता है ना, उसको एक जंजीर से बांध दिया जाता है, पतली सी जंजीर से बांधा जाता है उसको। लेकिन वो पतली सी जंजीर भी उस हाथी के बच्चे के लिए तो बहुत मजबूत है। तो हाथी का बच्चा उसको तोड़ने की बहुत कोशिश करता है। रोज़ सोचता है कि तोड़ के अपनी माँ के पास चला जाऊँ, रोज़ सोचता है, खींच खींच के जाता है, तोड़ ही नहीं पाता है, क्योंकि उसके पास इतने पावर नहीं कि उस जंजीर को तोड़ पाए। जंजीर हालांकि बहुत पतली है, लेकिन उसकी उम्र भी छोटी है। लेकिन कई बार रोज कोशिश करने के बाद एक दिन वो हाथी हार मान जाता है, जब छोटा होता तब, कि यार भैया जंजीर मुझसे नहीं टूटेगी। उसका मनोबल गिर गया और उसने हार मान ली। वो हाथी बड़ा होता गया, लेकिन अब भी उस हाथी को बांधने के लिए उसी जंजीर का इस्तेमाल किया। वो हाथी चाहे तो एक झटके में जंजीर को तोड़ सकता है, लेकिन जब बचपन में उसने उस जंजीर से हार मान ली थी तो उसको विश्वास नहीं था कि वो उसको तोड़ भी सकता है। तो दोस्तों हमारे साथ भी ये समस्या थी। हमको शुरुआत में लगा कि अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकेंगे, हमने कोशिश की, थोड़ी कोशिश की, लेकिन हम लोग हार गए, हमसे नहीं उखड़ी। तो ऐसे में अंग्रेजी सरकार हमसे जा नहीं रही थी, हम लोग इसको ख़त्म नहीं कर पा रहे थे। तो वही जंजीर, वही काम हुआ कि हम लोगों का मनोबल नहीं था। लेकिन जैसे ही 1857 की क्रांति में, यानी उस हाथी ने थोड़ा सा कोशिश किया, हो सकता है कि जंजीर टूटने जैसी हुई, कि हल्का सा जंजीर में कमज़ोरपन आया, ऐसा ही 1857 की क्रांति में हुआ था। जैसे ही हमारी क्रांति हुई ना, अंग्रेज की सरकार हिल गई और उनको लगा कि अगर ये ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी तो ये इसको भगा देंगे। तो उन्होंने बोला कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म, 1857 के बाद अब हमारे देश में चलेगा क्राउन राज होगा। अब सीधा महारानी का
महारानी विक्टोरिया या एलिजाबेथ जो भी उस समय थी, इंग्लैंड की महारानी के हाथों में सत्ता चली गई। अब इंग्लैंड से पूरा शासन चल रहा था। तो 1857 से पहले देश में ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी और 1857 के बाद देश में क्राउन राज स्थापित हो गया। आपने ये तो पढ़ा होगा ना कि दो शब्द बार बार आते हैं, कई बार बोलते हैं ना कि वायसराय कौन थे देश के, कई बार बोलते हैं गवर्नर जनरल कौन थे। तो एक ही चीज़ थी, लेकिन इन्हें क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में ये बोलते थे गवर्नर जनरल होंगे, आपके गवर्नर जनरल रहेंगे, जो सबसे बड़ा आदमी था। इन्हें बोला कि गवर्नर जनरल को भी खत्म कर दिया, आपको परेशानी गवर्नर जनरल से थी, हम लोग लेकर के आ रहे हैं वायसराय। वही बात होगी, वायसराय नाम बदल दिया। करप्शन का नाम बदल देने से करप्शन खत्म नहीं होता। कल से अगर सरकार के पास बड़ी समस्या है कि यार गरीबी खत्म कर दो, करप्शन खत्म कर दो, बेरोजगारी खत्म कर दो, एक तरीका है उसका दोस्तों। सरकार बोले कि आज से करप्शन खत्म हो गया है, करप्शन नहीं रहेगा, आपको करप्शन से कोई समस्या नहीं होगी। अब करप्शन का नाम हमने बदल दिया है, बदल कर उसका नाम कर दिया है अनुशासन। तो आपको कैसा लगेगा, करप्शन तो खत्म हो गया, अब तो अनुशासन वो दूसरी समस्या है, लेकिन करप्शन तो खत्म कर दिया ना। तो वैसे कुछ किया था, नाम खत्म करने से कोई वो खत्म नहीं हो जाएगा, है तो अंग्रेज ही ना, लेकिन फिर भी हमने कुछ तो बदलाव किया, पुरानी व्यवस्था को बदल दिया, इसलिए इसे क्रांति कहा गया। तो इस क्रांति में हमें क्या विश्वास हो गया था, तो स्वतंत्रता संग्राम के बाद राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि जब हम लोग गुलामी में हम लोग एक होकर के सत्ता के खिलाफ हो सकते हैं, तो फिर स्वतंत्र भारत में तो लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी लेने के लिए सक्षम जरूर होंगे। तो उनको विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। जब 1857 की क्रांति में एक छोटा सा तात्कालिक कारण था ना, आपने पढ़ा होगा कि जो चर्बी वाले कारतूस थे उनकी वजह से 1857 की क्रांति छिड़ गई। जब छोटे से रीजन की वजह से इतनी बड़ी क्रांति छिड़ गई थी, तो उनको ये विश्वास हो गया था कि जैसे ही देश स्वतंत्र होगा, इतना तो विश्वास है कि अगर स्वतंत्र देश में किसी ने लोगों के खिलाफ फैसला लिया किसी सरकार ने, तो लोग उस फैसले के खिलाफ खड़े होने में सक्षम होंगे, ये उनका विश्वास हो गया था। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे और ये विश्वास था उनको कि अब ये समस्या खत्म हो जाएगी, हम जल्दी स्वतंत्र हो जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार चाहे जो करे। स्वतंत्र देश का मतलब ये नहीं कि सरकार स्वतंत्र हो। स्वतंत्र देश का मतलब ये है कि नागरिक स्वतंत्र है सरकार चुनने के लिए। सरकार चाहे जो नहीं कर सकती। सरकार को लोगों की ज़रूरतों और मांगों की ज़रूरतों या मांगों के प्रति संवेदनशील रहना पड़ेगा। सरकार को लोगों की ज़रूरतों और लोगों की मांग के हिसाब से काम करना पड़ेगा। सरकार अब मनमानी नहीं कर सकती। अब देश को कल्याणकारी देश बनाना है, देश को निरंकुश देश नहीं बनाना है। दो शब्द हैं, कल्याणकारी और निरंकुश, दोनों एक दूसरे के उल्टे। निरंकुश का मतलब होता है मनमानी करना और कल्याणकारी का मतलब होता है लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए काम करना। गरीब लोगों को घर प्रोवाइड कराना, गरीब लोगों को खाना देना या कम रुपए में खाने की चीज़ें मुहैया कराना, जैसे 1 रुपये किलो गेहूँ, 2 रुपये किलो चावल देश में चलता ना है। ये सिस्टम आपने देखा होगा। ये सिस्टम उन लोगों के लिए है जो अपने 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा सकते, उन लोगों के लिए सिस्टम लगाया गया। तो कुल मिला के ये सिस्टम समझ में क्या है आपको। संघर्ष वर्सेस स्वतंत्रता का क्या फंडा है। संघर्ष वर्सेस स्वतंत्रता का फंडा ये है कि संघर्ष किया तभी तो स्वतंत्रता मिली। और ये स्वतंत्रता संघर्ष हमारा कौन सा था, 1857 की क्रांति थी। उन क्रांतिकारियों को ये विश्वास हो गया था कि भले हम चले जाएं, लेकिन आने वाली पीढ़ी देश को आज़ादी दिलाएगी, ये विश्वास था उनको। और अब भारत में आने वाली पीढ़ियाँ स्वतंत्र भारत में रहेगी, ये उनका विश्वास था। और बिल्कुल 1947 में हमने उनके विश्वास को बिल्कुल बनाए रखा। और जैसे उनका जो उनकी आकांक्षाएं थी, जो सपने थे, उसको हमने भली भांति परिपूर्ण किया और एक संविधान बनाया दोस्तों, और लोगों को अधिकार दिया। संविधान बनाया, अधिकार दिया कि आप सरकार बनाने के लिए एक अधिकार रखोगे जिसका नाम था वयस्क मताधिकार। ये सब हुआ। संघर्ष के बाद अधिकार आया, तो संघर्ष से स्वतंत्रता भी आई और संघर्ष से अधिकार। स्वतंत्रता तो समझ में आ गई आपको कि स्वतंत्र भारत बनेगा, लेकिन हमारे उन राष्ट्रवादियों के सपनों को साकार करना था। राष्ट्रवादियों का सपना था एक स्वतंत्र भारत बनना, जिसमें ऐसी कोई सरकार हो जो लोगों के अनुरूप काम करे। और ऐसा करने के लिए हमें संविधान बनाना पड़ा। तो कह सकते हैं कि स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने
स्वतंत्र भारत के में संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। संविधान के रूप में ठोस रूप ग्रहण किया, इसका मतलब वो लोग जो सोच रखते थे उनके विचारों को संविधान में जगह दी गई और इसी के साथ संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया। यही वो अधिकार है जो आपको सारे अधिकार दिलाता है। लोग बोलते हैं ना कि मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण है, वो नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा, ये है वो है, सारे अधिकार की बात करते हैं, लेकिन एक अधिकार अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, वोट देने का अधिकार। ये अधिकार आपके सारे अधिकारों की गारंटी है। बोलो कैसे? कैसे सारे अधिकार की गारंटी है ये एक अधिकार, वोट देने का अधिकार? क्योंकि हम लोग फैसला जब लेते हैं तो हम ही तय करते हैं कि अगले 5 साल तक कौन सी सरकार आने वाली है और वो सरकार हमारे अनुरूप काम करेगी कि नहीं करेगी, ये फैसला हम लेते हैं। और वही फैसला किससे लेते हैं? सरकार बनाने का फैसला इससे लेते हैं ना। अच्छी सरकार बनाओगे तो आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके मौलिक अधिकार को कोई छीन नहीं सकता, कोई छेड़ नहीं कर सकता, कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। कितनी अच्छी बात है दोस्तों। तो स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा जो अधिकार हमें मिला था वो यही मिला था, हमें खुद हमारी सरकार चुनने का, फैसले लेने में। हमें फैसला क्यों लेना चाहिए, ये जो टॉपिक ऊपर लिखा हुआ जो चल रहा है ना, उसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए जीवन में जब भी फैसला ले, ये सोच कर ले कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि भविष्य को सोचकर ही वर्तमान में फैसला लिया जाता है। क्या कभी फैसला आज के आज ही लिया जाता है कि आज लिया और आज ही ख़त्म, उसका कल पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? आपके द्वारा आज का लिया गया फैसला आपका भविष्य तय करता है। अगर आपने फैसला कर लिया कि मैं पढ़कर ही रहूँगा, मैं एसएसटी पूरा अच्छे से पढ़ूंगा, तो आज अगर आपने फैसला लिया तो आप कल भी पढ़ोगे। लेकिन अगर आज आप फैसला नहीं कर पा रहे, फॉर एग्जांपल आज आप वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं, आपने इसका सिविक्स का, नागरिक शास्त्र का वीडियो देखने का शुरुआत की और शुरुआत में आपने थोड़ी देर देखा और आप बोर हो गए कि यार मज़ा नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं भी हो रहा है। हम लोग कोशिश करते हैं कि आपका इंटरेस्ट बना के रखें, लेकिन हो सकता है किसी का फ़ोन आ गया और आप इधर उधर गेम खेलने चले गए, या आपने सोचा कि चलो वो फिर कभी पढ़ लेंगे। लेकिन अगर फैसला आपने उस समय नहीं किया कि नहीं मैं पूरा लेक्चर पढ़ के जाऊँगा, तो आपका नेक्स्ट लेक्चर आप नहीं कर पाओगे। फिर धीरे धीरे आपका आज का फैसला आपके आने वाले दिनों को तय करता है, इसीलिए आपको फैसला लेना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, लोग और उनके प्रतिनिधि की बात करते हैं। लोग और उनके प्रतिनिधि से क्या मतलब है? इस देश में प्रतिनिधि का मतलब होता है जो हम लोग चुनते हैं, प्रतिनिधि हमारे प्रति, जो हमारे लिए जो दूसरा आदमी काम कर रहा है। यानी मैं अपनी तरफ से इस व्यक्ति को भेज रहा हूँ। हम किसको भेजते हैं? हम लोग वोट देते हैं ना दोस्तों। जब हम लोग वोट देते हैं तो वोट दे करके हम लोग किसको भेजते हैं? हम लोग वोट दे करके हम लोग एमएलए को चुनते हैं, हम लोग वोट देकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं, एमपी को। एमएलए मतलब होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं विधायक। ये विधायक जी जो है ना, इसको हम लोग चुन के भेजते हैं। और ये सांसद जी जो है हमारे, इनको हम लोग चुन करके भेजते हैं। तो यही तो हमारे प्रतिनिधि हैं। तो क्या है कि लोकतांत्रिक सरकार का मतलब क्या हुआ? लोकतांत्रिक सरकार का मतलब है कि जहां लोग स्वयं सरकार का चुनाव करें, वही उनके प्रतिनिधि। और ये लोकतांत्रिक सरकार कब बनती इस देश में? क्या आज लोकतांत्रिक सरकार है? क्या मोदी साहब को लोगों ने नहीं चुना? मोदी साहब की सरकार को लोगों ने चुना। इसका मतलब वर्तमान सरकार लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतांत्रिक सरकार में लोगों की सहमति होना चाहिए और सहमति का यही विचार लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र का मुख्य आधार सहमति है। सहमति का मतलब क्या होता है? सहमति का मतलब होता है मैं चाहता हूँ। सहमति का मतलब होता है मेरी इच्छा है। तो मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि यही सरकार बने। और वो सहमति में कैसे दे रहा हूँ? वो सहमति दे रहा हूँ मैं इस उंगली से बटन दबा करके, वोट डाल करके। तो वोट डाल करके ईवीएम मशीन में जैसे मैं अपना वोट कास्ट करता हूँ, वोट डालता हूँ, मेरी सहमति आ जाती है उस पार्टी के लिए जिस पार्टी को मैं सरकार में देखना चाहता हूँ। तो कुल मिलाकर के सहमति का मतलब चाह, स्वीकृति और हिस्सेदारी तीनों होती है। मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, और मैं हिस्सेदारी रखना चाह रहा हूँ, सरकार पर आस्था है मेरी। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है। लोग जो निर्णय लेंगे, यानी लोग वोट देकर के जो निर्णय लेंगे, वही लोकतांत्रिक सरकार होगी। भले ही कितनी पावरफुल सरकार हो, लेकिन वो हार जाती है तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, वो जो हारी हुई सरकार, हारी हुई पार्टी होती है, वो कैमरामैन को बुलाती है, वो मीडिया को बुला करके लोगों को हाथ जोड़ती है, बोलती है कि हम लोग आपका अब जनादेश स्वीकार करते हैं, आपने जो किया बहुत सही किया, हम अगले 5 साल में फिर दोबारा चुनाव लड़ेंगे। ऐसा कुछ समझ में आया?
दोस्तों समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं, इसको समझ लिया हमने, अब आगे बढ़ते हैं कि लोग और उनके प्रतिनिधि के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हमारा छोटा सा मैंने एक इसको लिया है कि लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है। लोकतंत्र अगर बन गया तो लोकतंत्र एक्चुअल में उद्देश्य क्या होता है? लोकतंत्र का उद्देश्य होता है कि लोगों को हिस्सेदारी देना, यानी जब देश का कोई भी फैसला लिया जा रहा है, संसद जब फैसला लेती है तो उस फैसले में लोगों की हिस्सेदारी होना चाहिए, यही लोकतंत्र का उद्देश्य होता है। तो उसके पीछे की सोच क्या है? सोच है कि लोगों को हिस्सेदारी में मौका देना। इसका मतलब साफ है कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण या संप्रभु कौन है? संप्रभु का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब सबसे पावरफुल कौन है लोकतंत्र में? सबसे पावरफुल है दोस्तों जनता जनार्दन, नागरिक। और जनता में भी वो जनता, देखिए जनता और नागरिक में अंतर होता है, व्यक्ति और नागरिक में अंतर होता है। वो लोग जो भारत में रह रहे हैं, वो भारत की जनता में आ जाएंगे, लेकिन वो लोग जो भारतीय हैं, जिनके पास भारत की नागरिकता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो संप्रभु कौन है? भारत के नागरिक संप्रभु, जनता जनार्दन जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली। और अगर बात करें तो कोई भी व्यक्ति भारत में घूमने फिरने का अधिकार रखता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हर वो व्यक्ति, चाहे वो किसी देश का हो, भारत में घूम फिर सकता है ना। लेकिन दोस्तों अगर लिख दिया कि केवल नागरिकों को ये अधिकार है तो दूसरे व्यक्ति को अधिकार नहीं मिलता। जैसे गवर्नमेंट जॉब्स पाने का अधिकार इस देश में केवल भारत के नागरिक को है। पॉलिटिकल पोस्ट यानी राजनीति में कोई भी सत्ता हासिल करने का, या कोई भी एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सरपंच जो भी बनते हैं ना पॉलिटिकली, तो राजनीति में हिस्सा लेने के लिए सबसे पहली शर्त वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इस देश में फैसला लेने में, हिस्सेदारी लेने में सबसे पहले प्रेफरेंस, प्राथमिकता किसको दी गई है? प्राथमिकता केवल और केवल उसी को मौका देते हैं, भारतीय व्यक्ति को। राष्ट्रपति से लेकर के सरपंच तक में यही लिखा है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये बार बार क्यों लिखा है? क्योंकि लोगों की हिस्सेदारी होना चाहिए। और कौन से लोगों की? जिनने गुलामी देखी है, जिस भारत के लोग हैं। व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों इस देश में। लोकतंत्र का मतलब यही होता है। सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में नागरिकों की आस्था होना चाहिए। नागरिकों की आस्था होना चाहिए का मतलब क्या है? ये पॉइंट को मैं एक बार फिर से बताऊंगा, इस पॉइंट का मतलब क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं। लोकतंत्र का ऐसा मतलब नहीं कि लोकतंत्र जो है जो उसमें नागरिकों का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन नागरिकों को लोकतंत्र में विश्वास भी तो होना चाहिए। पता चला कि लोकतंत्र हम देश में ले आए, लेकिन नागरिक सहमत नहीं है कि यार लोकतंत्र में मज़ा नहीं आ रहा, क्या वोट करवा रहे हो, सरकार आ रही है, फिर करप्शन होगा, कोई सरकार भली नहीं है। दिमाग में क्या चल रहा है कि यार लोकतंत्र सही नहीं है। तो लोकतंत्र सही नहीं है फिर भी लोकतंत्र चल रहा है, इसका मतलब लोगों की आस्था नहीं है ना। सार्वजनिक पब्लिक प्लेसेस, सरकार के पास बहुत सारी संपत्ति है, रोड है, सब रेलवे, हम बोले क्या सरकार के पास क्यों है? सरकार, जब सरकार को भले ही करना है तो सरकार के नाम पे सारी ज़मीन क्यों है? हमारे नाम पे करो, ऐसा कुछ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब लोगों का विश्वास लोकतंत्र पे नहीं होगा, जब लोगों का विश्वास सार्वजनिक संस्थाओं पे नहीं होगा, जैसे सार्वजनिक संस्था जैसे जितने भी पब्लिक प्लेसेस वगैरह है, या ऐसा कह दूँ कि शासकीय संस्था की बात कर लो, जैसे हमारे न्यायपालिका में लोगों का विश्वास नहीं है, सब लोगों का इन सभी चीज़ों पर विश्वास नहीं है, तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? तो सिद्धांत तो ये बोलता है कि देश में लोकतंत्र तभी अपना उद्देश्य पूरा कर सकता है जब लोगों का भी लोकतंत्र के प्रति विश्वास हो। दोस्तों अगर शिक्षक पर विद्यार्थियों का विश्वास नहीं होगा तो उस विद्यार्थी, भले वो शिक्षक कितना ही अच्छा पढ़ाए, वो विद्यार्थियों को कभी रास नहीं आता। सबसे बड़ी बात होती है कि विद्यार्थियों का शिक्षक पर आस्था होना चाहिए। आस्था कैसे निर्मित होती है? आस्था तब निर्मित होती है जब विद्यार्थियों को इस बात का ज्ञान हो जाए, जब उनको लगने लग जाए कि जो टीचर हमें पढ़ा रहा है ये हमें आगे लेकर के जाएगा और ये हमें वही पढ़ा रहा है जो हमारे भविष्य के लिए सही है। पता चला कि दूसरी ही चीज़ पढ़ा रहा, पता चला कि मैं भारतीय राज्य व्यवस्था की जगह अमेरिका का संविधान आपको पढ़ा रहा हूँ। भले ही मैं अमेरिका का संविधान आपको पूरा पढ़ा दूँ, आपको समझ में भी आ रहा है, लेकिन आपका विश्वास थोड़ी ना पैदा होगा। विश्वास तब पैदा होगा जब आप अपनी एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ोगे, जब आप अपनी एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, अच्छे अंकों से टॉप कर जाओगे, तभी तो आपका भविष्य बनेगा। तो आपकी आस्था किसी शिक्षक पर तभी बनेगी जब आपके लिए वो काम करेगा। लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था तब बनेगी जब लोकतंत्र उनके लिए काम करेगा। तो सैद्धांतिक रूप तो यही बोलता है कि लोगों का भी सरकार और अन्य सार्वजनिक संस्थानों पर नागरिकों को आस्था होना चाहिए कि हाँ सरकार पर विश्वास है। मतलब अगर मैंने सरकार चुन ली तो विश्वास तो करना पड़ेगा कि ये 5 साल में अच्छा ही काम करेगी। अब एकदम से बोलो कि आज के आज ही काम करो तो पॉसिबल नहीं। हमने मोदी साहब को वोट दिया, क्यों दिया? विश्वास था मोदी साहब पे।
सरकार पे विश्वास था कि सरकार अच्छा काम करेगी, अच्छा काम किया, 5 साल बाद फिर आस्था थी इसलिए फिर वोट दिया। जब तक लोगों के मन में सरकार के प्रति ये चीज रहेगी ना, आस्था, तब तक सरकार को कोई हिला नहीं सकता, गिरा नहीं सकता। ये आस्था ही बहुमत है और ये बहुमत हम लोग देते हैं हर 5 साल में। मोदी साहब से जिस दिन आस्था भंग हो गई उस दिन इस देश का प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है, भले ही वो राहुल गांधी साहब ही क्यों ना हो, कोई बन सकते हैं। संसद तथा प्रतिनिधि की बात करते हैं। संसद तथा प्रतिनिधि बात करते हैं। संसद क्या होता है, प्रतिनिधि क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बात करते हैं। व्यक्ति सरकार को मंजूरी कैसे देता होगा? सरकार बनाने की मंजूरी कौन देता है? हम देते हैं, लेकिन कैसे देते हैं? वोट डाल करके, चुनाव के द्वारा। तो व्यक्ति सरकार को मंजूरी चुनाव के द्वारा देता है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। संसद में जो हमारे लोग बैठेंगे उन्हीं को हम लोग बोलते हैं हमारे प्रतिनिधि। संसद में बैठने के लिए, संसद में फैसले लेने के लिए लोग अपने अपने क्षेत्र से अच्छा अच्छा प्रतिनिधि भेजेंगे। ये संसद को ओलंपिक समझो, ये संसद को किसी गेम का इवेंट समझो जहां पर हर देश से एक एक आदमी लड़ने के लिए जा रहा है और मेडल जीत के लाना है। ये अगर सोच, ये खेल की भावना से अगर इसको कहेंगे ना दोस्तों, तो पूरी इंडिया से जहाँ से भी सांसद आएंगे ना, लोग ऐसे आदमी को चुन के भेजेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे ऐसा बोलूँ कि ओलंपिक होने वाले अगले 2024 में ओलंपिक हो जाएंगे, 2024 में जो ओलंपिक होंगे, 2020 के ओलंपिक निकल चुके हैं, 2024 में जब ओलंपिक होंगे ना देश में, दुनिया में, तो ओलंपिक में हर देश अपने देश से किन खिलाड़ियों को भेजता है? क्या उनको भेजता है जिसको कुछ नहीं आता? हम उन्हीं खिलाड़ियों को भेजते हैं हमारे देश का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, जिस पर हमें विश्वास है कि मेडल लेकर के आएगा, जिस पर हमें विश्वास है कि वो कुछ न कुछ लेकर के आएंगे। जैसे नीरज चोपड़ा पर विश्वास था कि लेकर के आएगा, गोल्ड मेडल लेकर के आ गया। तो हम हमारे क्षेत्र से ऐसे लोगों को क्यों नहीं भेजे जो संसद में जाकर के धमाल मचा दे और अपने क्षेत्र के लिए विकास लेके आ जाए? यही तो होता है। हर क्षेत्र से संसद में हम प्रतिनिधियों को भेजते हैं, वो प्रतिनिधि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट की तरह होना चाहिए, ओलंपिक में लड़ने वाले योद्धाओं की तरह होना चाहिए। जीत कर ही आएंगे, गए हैं संसद में तो हमारे क्षेत्र की बात करेंगे, और गए हैं तो हमारे क्षेत्र के लिए विकास लेकर के आएंगे। और विकास मतलब क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान और रोजगार, ये सब विकास है। रोटी कपड़ा मकान सब आ जाएगा, लेकिन एक चीज़ आ जाए, रोजगार आ जाए। जो प्रतिनिधि रोजगार ले आए आप लोगों के लिए, वही आपका वास्तविक प्रतिनिधि है। क्योंकि हमें चाहिए क्या? हम सरकार को वोट क्यों देते हैं? ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो जाए। हमारा भविष्य डिपेंड करता है रोजगार पर, रोजगार होना चाहिए। समझ में आ गया? संसद के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट है, इन प्रतिनिधियों का समूह ही संसद कहलाता है। जितने भी प्रतिनिधि हम लोग भेजते ना, यहाँ से सांसद की बात कर रहा हूं मैं, लोकसभा में जितने भी प्रतिनिधि संसद में भेजे जाते हैं, इन सब प्रतिनिधियों के समूह को ही संसद बोलते हैं। संसद भवन तो एक भवन है, एक इमारत है, लेकिन वो संसद बनती, वो बोलते हैं ना कि घर तब तक नहीं होता जब घर के लोग नहीं हो। तो घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोग हैं, लोगों से घर बनता है। तो संसद तब तक नहीं है जब तक प्रतिनिधि नहीं है। तो प्रतिनिधियों का समूह ही संसद बनाता है। अब समझ में आया होगा आपको बात। नेक्स्ट है, यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है तथा मार्गदर्शक करती है। संसद क्या करती है? सरकार को नियंत्रित भी कर रही है और मार्गदर्शक भी दे रही है। संसद में होता क्या है? नियंत्रित करना और मार्गदर्शन करने का मतलब क्या होता है? मार्गदर्शन का मतलब नियंत्रण तो समझ में आ गया, कंट्रोल, अंकुश लगाना, पाबंदी लगाना, ये सब नियंत्रण का मतलब है। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि मार्गदर्शन का मतलब क्या हुआ, तो मार्गदर्शन का मतलब होता मार्ग दिखाने वाला। मार्गदर्शन जो हमें मार्ग दिखा दे, शब्दों में ही अर्थ छुपा हुआ है। मार्ग प्लस दर्शन, जो हमें सही मार्ग का दर्शन करा दे, वही मार्गदर्शक है। तो संसद क्या करती है? सरकार को मार्गदर्शन देती, मतलब सरकार को बताती है कि सही दिशा में चलो, गलत चलोगे तो अपोजिशन वाले बिल पास नहीं होने देंगे। संसद सरकार को सही मार्ग में चलने का रास्ता दिखाती है, इसीलिए संसद जरूरी है। हमें संसद क्यों चाहिए, उसका उत्तर आपको यहाँ मिल रहा होगा। हर एक स्लाइड्स में आपको ये उत्तर तो मिलेगा कि हमें संसद क्यों चाहिए, क्योंकि हमारा चैप्टर ही वही है ना, संसद क्यों चाहिए, संसद की भूमिका क्या है। संसद की भूमिका क्या है? भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है।
भारतीय संसद क्या है? ये संसद भवन आप देख रहे हो ना, इस संसद भवन का जब भी फ़ोटो देखते हैं तब हमारे दिमाग में एक सरकार आ जाती है। हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रधानमंत्रियों के फ़ोटोज़ आ देने चाहिए, और ये सारे प्रधानमंत्रियों के फ़ोटोज़, हम लोग प्रधानमंत्रियों की इतनी इज्जत क्यों कर रहे हैं? पुराने वाले कि जब हमने देखा ही नहीं, उनके इसमें शासन नहीं किया, फिर भी इज्जत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में हमारी आस्था है और उन सरकारों ने अच्छा काम किया है। दोस्तों अगर मैं ऐसा कहूँ कि आप चिल्लाकर खड़े होकर के बोल पा रहे हो, सरकार के खिलाफ आलोचना भी कर रहे हो, तो आपको ये आलोचना करने के लिए सक्षम बनाने वाली भी सरकार है। सरकार ने एजुकेशन को इतना अच्छा कर दिया कि आप सरकार की खुद कमियों को निकाल सकें। टीचर आपको इतना पढ़ा देता है कि आप खुद टीचर की कमियां भी निकाल सकते हो। तो दोस्तों उससे टीचर को बुरा नहीं लगेगा, उससे टीचर को इतना अच्छा लगेगा कि अरे यार मैंने कम से कम इतना सक्षम बना दिया लोगों को कि अब लोग सही और गलत का निर्णय ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आज आप बोल पा रहे हो, अगर आज चौराहे पे बोल करके, पहले क्या होता था, महिलाएं घर पे बिल्कुल बोलती नहीं थी, किसी भी चीज़ पर लड़कियाँ बोल नहीं पाती थी, लेकिन आज लड़कियाँ लड़कों के साथ कदम से कंधे मिलाकर चल रही हैं, और जहाँ गलत होता है वहाँ चिल्ला के बात करती है, चिल्ला करके अपनी आवाज़ उठाती है। चिल्लाना मतलब आवाज़ उठाना, कुल मिला करके अपनी आवाज़ उठाती है और बोलती है ये गलत है। तो ये जो बोलना है ना, इसको कुछ लोग बोलते हैं कि संस्कार नहीं है। संस्कार नहीं है दोस्तों, संस्कार वाली बात नहीं है, वो बात है कि वो जागरूक है और सक्षमता आ गई उसके अंदर, वो सक्षमता लेकर के आई। शिक्षा, ये जो शिक्षा हम लोग ग्रहण करते हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है। ये आपको सही और गलत का फैसला लेने के लिए जिम्मेदार बनाती है। इसी वजह से 18 साल होते से ही आपको वोटिंग राइट्स मिल जाता है। तब फिर आपको एक फैसला लेना होता है जीवन में कि सरकार किसकी होनी चाहिए। सरकार वो होनी चाहिए जो आपके आने वाले 5 साल उज्जवल कर दे। तो कुल मिलाकर के भारतीय संसद है क्या? लोकतंत्र के सिद्धांत में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। भारतीय लोकतंत्र का सिद्धांत क्या है? लोकतंत्र का सिद्धांत यही है कि जहां लोग इतने स्वतंत्र हो कि अपना फैसला खुद ले पाए, सरकार चुनने का फैसला ले पाए, लोग स्वयं देश की सरकार निर्माण करें। तो भारतीय संसद वही लोगों के वोट से बनती है। तो ये लोगों की आस्था का प्रतीक है। हमें आस्था है संसद पर। संसद जो भी कानून बनाएगी वो सही बनाएगी, क्योंकि उसमें हमारी हिस्सेदारी है। यह शासन निर्णय प्रक्रिया में जनता की सहमति व हिस्सेदारी पर आधारित है। संसद जो बनती है उसमें होता क्या है? संसद में कानून बनते हैं, शासन करती है सरकार, सरकार भी वही होती है, और निर्णय भी, फैसले भी वही लिए जाते हैं। तो संसद जो है ना, भारतीय संसद की भूमिका क्या है? शासन तथा निर्णय की प्रक्रिया में जनता की सहमति व हिस्सेदारी पर आधारित होती हैं। क्योंकि जितने भी प्रतिनिधि होते हैं सब जनता के द्वारा चुने होते हैं, और प्रतिनिधि ने अगर बोल दिया हाँ तो इसका मतलब जनता की भी हाँ है। मेरी हाँ में आपकी हाँ है। कभी आपने बोला होगा कि मेरे पिताजी जो बोलेंगे वो मैं कर लूँगा, उनकी हाँ तो मेरी भी हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हमें भी वैसे ही करना पड़ता है कि संसद में जो हमारा प्रतिनिधि बैठा हुआ है उसने अगर इस बिल पे हाँ कर दी तो भाई हमारी भी हाँ है, क्योंकि वो ज़्यादा समझता है हम लोगों के लिए। वो हमने उस पर आस्था जताई है कि यार वो अच्छा आदमी है और हमारे लिए ठीक ही फैसला लेगा। जो भी है, ये आस्था रखनी पड़ेगी, तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा। संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व है। संसद के पास सारी शक्ति क्यों है? इस देश में सबसे पावरफुल दोस्तों ना, सबसे मतलब कानून बनाने की जो शक्ति सबसे पावरफुल जो दिया गया ना, वो संसद को बनाया गया है। क्यों? क्योंकि संसद में लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और लोगों के प्रतिनिधि सब वहीं पर जुड़े हुए हैं। इसका मतलब हमारी सहमति से बनी है वो संसद। इस वजह से संसद के पास महत्वपूर्ण शक्ति आ जाती है। क्यों? क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व करती है ना। पूरे देश के 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का एक साथ प्रतिनिधित्व अगर आपको कहीं देखना है तो वो भारतीय संसद है। संसद की भूमिका आपको समझ में आ गई होगी। संसद की भूमिका लोगों का प्रतिनिधित्व करना है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा क्या होती है? लोकसभा के बारे में कई बार सुना होगा। लोकसभा में आज प्रधानमंत्री ने ये कहा, लोकसभा में आप अपोजिशन लीडर ने ये कहा, राहुल गांधी ने ये बोला, उनने ये बोला। ये सारी चीज़ आप सुनते हैं। ये लोकसभा है क्या? लोकसभा के बारे में हमारे देश के अनुच्छेद नंबर 81 में बोला गया, संविधान के अनुच्छेद नंबर 81 में। दोस्तों जहां जहां अनुच्छेद की जरूरत पड़ेगी मैं वहां लिखूंगा। अनुच्छेद नंबर 81 लोकसभा की बात करते, जहां पर लिखा हुआ है कि भारत की जो लोकसभा है उसके चुनाव प्रत्येक 5 साल में होंगे, जो कि अलग अलग राज्यों में विधानसभाएं होती है उनके जैसी ही है बिल्कुल। तो लोकसभा विधानसभा के जैसे एक जैसे चुनाव होते दोनों के।
लोकसभा के चुनाव में जो भी लोग खड़े होंगे उनको वोट देने का अधिकार हमें यानी जनता को, इसका मतलब लोकसभा के जो चुनाव होंगे वो प्रत्यक्ष होंगे। प्रत्यक्ष का मतलब, अच्छा चुनाव के दो तरीके, एक होता है डायरेक्ट, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव, एक होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। जब जनता स्वयं वोट करके किसी प्रतिनिधि का चुनाव करे तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन जब जनता किसी प्रतिनिधि को, किसी व्यक्ति को, किसी उम्मीदवार को सीधे वोट नहीं कर रही है, जनता ने पहले किसी और को वोट किया और जिसको उन्होंने वोट किया वो उसको वोट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग अप्रत्यक्ष चुनाव। एग्जाम्पल, उदाहरण, जैसे राष्ट्रपति जी का चुनाव। हम लोग राष्ट्रपति जी के चुनाव में वोट नहीं डालते दोस्तों, ध्यान रखना। कभी भी राष्ट्रपति जी के जब चुनाव होते, हम यानी आम आदमी यानी जो वयस्क लोग हैं जिनके पास मतदान का भी अधिकार है, वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं देते। तो आप सोच रहे सर फिर मतदान का अधिकार क्यों दिया? तो दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष बनाया गया है। तो कौन देते हैं? जिनको हमने चुन के भेजा है। हमने किनको चुन के भेजा है? हमने लोकसभा के मेंबर को चुन के भेजा है, हमने विधानसभा के विधायकों को भेजा है। विधायक और सांसद मिलकर के राष्ट्रपति जी का चुनाव करते हैं, तो उनकी हाँ में हमारी सहमति थी ऑलरेडी। इस वजह से यानी अप्रत्यक्ष का मतलब है डायरेक्ट जनता तो नहीं चुन रही, लेकिन जनता के द्वारा चुने गए लोग जब जिसको चुने तो उसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा के चुनाव की, और लोकसभा का चुनाव होता है डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से जनता खुद भाग लेती है ना। मोदी साहब के चुनाव हर 5 साल में चुनाव होते हैं और देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। बहुत सारे कितने? 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका मतलब 543 543 सीट्स होती हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति संसद में भेजा जाता है। हर एक निर्वाचन क्षेत्र यानी 543 जो संख्या आपको दिख रही है 543, इन 543 में जो 543 लोग जीत के जाएंगे, सारे के सारे लोग संसद भेजे जाते हैं। जो जीतेंगे वही, जो नहीं जीतेंगे वो वहीं रहेंगे, वो वेट करेंगे अगले 5 साल का। उम्मीदवार किसी न किसी राजनीतिक दल के सदस्य जरूर होते हैं, ज़रूरी नहीं कि सभी हो, कुछ लोग निर्दलीय भी होते हैं, जिनको किसी दल से निर्दलीय, जिसको किसी भी दल में आस्था ना हो ना, जो लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि यार ये कोई सारी पार्टियां भ्रष्ट है तो मैं निर्दलीय जीतूंगा और लोग मुझे जानते हैं, मुझे पार्टी से नहीं मुझे फेस से जीतना है, तो लोग निर्दलीय भी जीत जाते हैं। चुने गए उम्मीदवार को हम लोग बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद कहते हैं। जितने भी लोग चुन करके जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 5 साल तक ये रहते हैं दोस्तों। अब होता क्या है, अब सरकार कौन बनाती है, ये आगे की चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय सरकार, चुनाव हो गया तो क्या होगा? चुनाव होने के बाद अब मौका आता है राष्ट्रीय सरकार चुनने का, केंद्र में सरकार, केंद्र सरकार चुनने का। मान लो लोकसभा का चुनाव हो गया, चुनाव डन हो गया। अब क्या होगा? लोकसभा का चुनाव हो गया, तो चुनाव हो गया तो उसके बाद क्या होगा? राष्ट्रीय सरकार बनेगी। तो ये सारे लोग जो चुन के गए कहाँ बैठेंगे? संसद में बैठेंगे। दोस्तों संसद का मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले थोड़ा क्लियर कर दूं कि संसद मतलब क्या होता है। संसद मतलब होता है, आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है संसद के बारे में। संसद मतलब क्या होता है? संसद मतलब होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, यानी राष्ट्रपति जी प्लस राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों को मिलाकर के संसद कहा जाता है। आर्टिकल भी लिख देता हूँ। राष्ट्रपति जी के बारे में आर्टिकल 52 बोलता है, राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81 यानी अनुच्छेद नंबर 81 बात करता है लोकसभा के बारे में। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी तीनों को मिलाकर बोलते हैं। लेकिन सरकार कहाँ से बनती है ये ध्यान रखना है। सरकार बनती है लोकसभा से। राज्यसभा में कोई मतलब नहीं किस पार्टी को कितनी सीटें, उससे कोई मतलब नहीं है। सरकार बनाना है तो लोकसभा की सीटों को देखना पड़ेगा। जिस भी पार्टी को चुनाव के बाद निर्वाचित सदस्यों के बहुमत दल वाली राजनीतिक पार्टी सरकार बनाती है। जिस भी पार्टी को बहुमत मिलेगा ना, और बहुमत का मतलब क्या होता है? फर्ज करो आपकी एक क्लास है, आप जिस क्लास में बैठे हुए हैं, आपकी क्लास में कोई इवेंट करना है। मान लो आपकी क्लास में कोई
प्रोग्राम करने की इच्छा है और 2 ऑप्शन दे दिए गए कि बताओ जरा कौन सा प्रोग्राम करना है। हाथ खड़े करके बहुमत, जिसके पक्ष में ज़्यादा वोट गिरेंगे, जितने ज़्यादा हाथ खड़े होंगे जिसके पक्ष में, वही प्रोग्राम करेंगे। किसी ने बोला कि भाई हम लोग जो है कोई 2 त्यौहार आ रहे होंगे तो उसमें से एक त्यौहार को आपको पक्ष में लेना है कि भाई ये त्यौहार मनाए कि ये मनाए। हम लोग इस बार स्कूल में कौन सा, प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में त्यौहार नहीं मनाए जाते। प्राइवेट स्कूल में क्या हुआ, मान लो बोल दिया कि इस बार हम लोग अच्छे से त्यौहार मनाएंगे। बोलो हम लोग क्या होली मनाएं या गुड़ी पड़वा मनाएं, दोनों में से कोई एक बताओ आप। तो जिसके ज़्यादा हाथ खड़े होंगे उसके हिसाब से प्रोग्राम किया जाएगा। तो मान लो क्लास में 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, 100 में बोला कि जिसकी तरफ ज़्यादा लोग होंगे उसकी तरफ हम लोग वो प्रोग्राम मनाएंगे। तो 49 लोगों ने खड़ा किया हाथ और उन्होंने बोला कि हम लोग गुड़ी पड़वा मनाएंगे, गुड़ी पड़वा मनाएंगे, जो कि हिंदू नववर्ष होता है, हम लोग गुड़ी पड़वा मनाएंगे। और 51 लोगों ने बोला नहीं सर हम लोग तो होली मनाएंगे, बड़ा मज़ा आता है इसमें, यही तो रंगों का त्यौहार है, होली मनाएंगे। अब बोलो आप कौन सा त्यौहार मना, आप खुद बोल पाएंगे कि सर नहीं, इसके पास बहुमत है। तो बहुमत का मतलब क्या होता है, बहुमत का मतलब होता है टोटल संख्या का आधे से एक अधिक, टोटल सीटों का या टोटल संख्या का आधे से एक अधिक मिल जाए तो बहुमत है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ बहुमत किसको चाहिए या कितना होना चाहिए। तो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ कि लोकसभा की सीटें कितनी हैं। लोकसभा की जो सीटें हैं ना दोस्तों, वो है 543, इतनी सीटें हैं लोकसभा की। कुछ लोग सोच रहे हैं लोकसभा में 2 सीटें और होती हैं, जो कई बार आप पढ़ोगे, किताब में भी पढ़ोगे, लेकिन किताबों में जो आपका जो दिया गया है वो पुराना थोड़ा डेटा दे दिया है। तो जब वो आएगा उसकी बात मैं आपको समझा दूंगा। 2 + 8 कर दिया जाता है कि 2 आंग्ल भारतीय भी होते हैं, एंग्लो इंडियन, जिसको राष्ट्रपति जी चुनते हैं, उनकी मैं भी बात नहीं करूंगा, उसको अभी हटा दिया गया है, सरकार ने भी हाल ही में उसको हटाया है, उसकी बात मैं करूंगा जब उनका जिक्र आएगा। फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं। निर्वाचित सदस्य कितने में, 543 निर्वाचित सदस्यों की बहुमत की बात हो रही है। तो 543 सीट है लोकसभा में, इतने ही चुनाव हुए हैं। इसका आधा निकालेंगे +1 कर देंगे, आधा +1 करेंगे तो निकल के आएगा 272 सीट। जिस भी पार्टी को 272 सीटें मिलेगी उस पार्टी की बनेगी सरकार, क्योंकि उसको मिला है बहुमत। समझ में आ गया? तो यही चीज़ बोलना चाह रहा हूँ मैं कि बहुमत कितना 272 है और टोटल निर्वाचित सीट कितनी है 543 है। बहुमत का विरोध करने वाले विपक्षी दल कहलाते हैं। मान लो वर्तमान में बीजेपी के पास 273-72 सीटें मिल गई है, 272 से ज़्यादा ही सीटें बीजेपी के पास, 300 सवा 300 है। तो बीजेपी को बहुमत मिल गया तो बहुमत तो बीजेपी मिल गया, सरकार किसकी बनेगी, बीजेपी। बाकी बचे लोग क्या करेंगे, इनके अलावा बाकी बैठेंगे विपक्ष में, अपोजिशन में बैठेंगे और सरकार जो काम करेगी उस पर पैना लगाएंगे, वो ध्यान करेंगे। अभी बैटिंग सरकार कर रही है, हम बॉलिंग कर रहे हैं, सरकार को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, या हम लोग एम्पायरिंग कर रहे हैं। कई बार क्या होता है किसी और के गेम होता है तो हम उसको देखते हैं कि अच्छा ये अच्छा खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, कैसे काम कर रहा है, क्या कमियां है। जब आपकी बारी आएगी तो आप उससे बेहतर करने का प्रयास करोगे। वैसे ही वेट एंड वॉच वाला गेम है कि एक तरफ सरकार काम कर रही है और दूसरी तरफ उनकी आलोचना करने के लिए विपक्ष बैठे हुए, ताकि लोगों के लिए गलत फैसला लेने से सरकार को रोके। कहाँ सरकार को पकड़ के लोगों की नज़र में बुरा बनाने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा सरकार पर अंकुश लगाते हैं। विपक्ष का अपना एक भूमिका होता है दोस्तों, संसद लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होना चाहिए विपक्ष। अब बात आती है सरकार की। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना में सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कार्यपालिका। ये कार्यपालिका को मैं अगर ये सरकार बोल दूँ तो भी गलत नहीं होगा, कार्यपालिका ही सरकार है। देखिए सरकार के 3 अंग हैं, 3 अंग, ये प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ। सरकार के 3 अंग हैं। पहला है कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका, और तीसरा है लिखिए न्यायपालिका, सत्यमेव जयते, न्यायपालिका। ये 3 चीजें हो गई, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। मैं बात कर रहा हूँ कार्यपालिका की। दोस्तों आप ये फोटो देख पा रहे हो ना, ये नितिन गडकरी साहब हैं, इनका फोटो आपने देखा होगा। नितिन गडकरी साहब हमारे देश के परिवहन मंत्री हैं। ये राजनाथ सिंह जी हैं, देश के रक्षा मंत्री। ये इनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर नाम लेके बताऊंगा कि ये कौन है तो आप बोलोगे सर ये तो तौहीन होगी कि इनका नाम लेने की ज़रूरत है क्या। इनका
छवि इतना अच्छा है कि लोग देखकर समझ जाएंगे कि कौन है। देश के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और इधर है गृह मंत्री जी अमित शाह जी, ये बैठे हुए हैं। ये सारे लोग कहलाते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका में मतलब होता है, अब आपको समझ में आ गया होगा, कार्यपालिका मतलब होता है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री और उनके साथ जितने भी मंत्री हैं सब क्या कहलाएंगे, सारे के सारे लोग कार्यपालिका कहलाएंगे। और इसी को हम लोग बोलते हैं सरकार। सरकार का मतलब ये नहीं कि बीजेपी सरकार है, बीजेपी के लोगों को बहुमत मिला है तो बीजेपी पार्टी के लोगों ने सरकार बनाई है, लेकिन सरकार सारे बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद नहीं कहलाएंगे। सरकार केवल वो सांसद कहलाएंगे जो किसी मंत्री पद पर हैं, कार्यपालिका में है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति जी भी होते हैं, लेकिन वो सरकार का भाग नहीं है। तो कार्यपालिका लोकसभा का महत्वपूर्ण कार्य है। लोकसभा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वो क्या करे, सबसे महत्वपूर्ण कार्य लोकसभा का कार्यपालिका का निर्माण करना है। कार्यपालिका का निर्माण करना मतलब सरकार का निर्माण करना लोकसभा का तो महत्वपूर्ण कार्य है। और कार्यपालिका कानून को लागू करती है। लोकसभा और राज्यसभा क्या करती है, बिल को पास करती है। लोकसभा राज्यसभा बिल को पास करती है और बिल पास करने के बाद साइन के लिए कहाँ जाता है, साइन के लिए कार्यपालिका के पास जाता है ना, राष्ट्रपति जी के लिए। और राष्ट्रपति जी के साइन करने के बाद ये लोग जो आपको दिख रहे हैं ना, ये उस देश में इसको लागू करवाते हैं। राष्ट्रपति जी के बोलने पर ये सब पूरा काम करवाते हैं, क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन सी योजना लागू करनी नहीं करनी, सब काम इनका होता है। तो कुल मिला के कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना। विधायिका के साथ मिलकर काम करते हैं क्योंकि सारे के सारे लोग विधायिका के अंग होते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री तो है, क्या वो सांसद नहीं है? जो भी मंत्री होगा वो सांसद जरूर होगा। दोस्तों बड़े क्वेश्चन बनते हैं इससे। क्या प्रधानमंत्री केवल लोकसभा के होना चाहिए? ये भी जरूरी नहीं। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी एक हाउस का हो सकता है। मनमोहन सिंह साहब के बारे में सुना होगा आपने, देश के प्रधानमंत्री थे, मोदी साहब से पहले वो प्रधानमंत्री थे। और मनमोहन सिंह साहब राज्यसभा से थे, इसका मतलब राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री वही होगा जिसकी पार्टी को लोकसभा में बहुमत हासिल हो। बहुमत तो लोकसभा में चाहिए। प्रधानमंत्री चाहे किसी भी हाउस का हो सकता है, मंत्री चाहे किसी भी हाउस का हो सकता है, लेकिन आपको बहुमत हमेशा लोकसभा में चाहिए। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई जो प्रधानमंत्री होते हैं क्या वो प्रधानमंत्री के अलावा कुछ और होते हैं? तो वो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर वो सांसद नहीं होंगे तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो प्रधानमंत्री के अलावा और जो मंत्री होते हैं वो भी क्या होते हैं? बिल्कुल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। संसद का सदस्य ही मंत्री या प्रधानमंत्री बनता है, दूसरा नहीं बन सकता। अक्सर सरकार शब्द का इस्तेमाल कार्यपालिका के लिए करता है। सबसे पहले मैंने सरकार तो लिखा था यहाँ पर कि सरकार ही तो है ये, वही। तो अक्सर सरकार के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? कार्यपालिका का इस्तेमाल करते हैं। तो कार्यपालिका मतलब सरकार, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट है दोस्तों, ये हमारा देश का भविष्य तय करते हैं। आपके सामने फोटो होगा, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री का सबसे अहम रोल होता है। होते कौन है ये? आर्टिकल नंबर 75 में, अनुच्छेद नंबर 75 में लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी उस व्यक्ति को राष्ट्रपति जी उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। एक बार फिर से रिपीट करूं, राष्ट्रपति जी उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। समझ में आई बात आपको? बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में पूरी। समझ में आ गया क्या है? तो वो ध्यान रखना कि आर्टिकल 75 क्या बोलता है। प्रधानमंत्री के बारे में आपको समझ में आ गया कि क्या बोला गया आर्टिकल 75 में। बाकी दूसरी क्या है? लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया, जिस दल के पास सत्ता है, सत्ता किस दल के पास होगी? उस दल के पास होगी जिस दल को लोकसभा में बहुमत हासिल है। जिस दल को लोकसभा में बहुमत हासिल है उस दल के का मुखिया ड्राइवर कौन होगा? अगर मैं बोल दूं कि ये देश एक जहाज है तो उस जहाज का कैप्टन जो होता है दैट इज प्रधानमंत्री साहब उसका कैप्टन होंगे। प्रधानमंत्री को आप देख पा रहे होंगे, शायद इतने सालों में पहली बार ऐसा लग रहा है कि लोग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ या मैं कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इन कुछ सालों में ऐसा देखने को मिला है कि जब जो पहले के प्रधानमंत्री नहीं कर पाए, पूरी दुनिया में
जो प्रधानमंत्री की वैल्यू बढ़ी है ना दोस्तों, जो इज्जत बढ़ी है, शायद इनसे ज़्यादा इज्जत अभी तक किसी को मिली भी नहीं होगी। इतना ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है और सुपर पावरफुल मैन कहा जाता है पूरी दुनिया में, पावरफुल आदमी कहा जाता है कि ये तो वर्ल्ड लीडर हैं, और बोला भी गया उनको वर्ल्ड लीडर, यूएन ने खुद बोला कि ये वर्ल्ड लीडर है। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है और पीएम अपने दल में से ही सांसदों को मंत्री पद के लिए चुनता है। दोस्तों, इस लाइन को पढ़ करके कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यह लिखा क्या है, प्रधानमंत्री जी अपने ही दल के जो दूसरे सांसद होते हैं, अपने ही दल मतलब ये प्रधानमंत्री जी का दल कौन सा है? प्रधानमंत्री जी का दल है बीजेपी। प्रधानमंत्री जी का दल कौन सा है? बीजेपी। ये प्रधानमंत्री जी अपने ही दल के दूसरे सांसदों को मंत्री पद के लिए चुनते हैं। चुनते हैं इसका मतलब नियुक्त नहीं करते हैं। कई बार लोग समझ लेते हैं चुनना मतलब नियुक्त करना। चुनना मतलब नियुक्त करना नहीं होता है। चुनते इसका मतलब कि किन किन लोगों को मैं मंत्री बनाऊंगा, ये चुनाव कर लेते कि हाँ इनको बनाऊंगा। लेकिन मंत्री कौन बनाएंगे, चुनेंगे कौन, यानी नियुक्ति कौन करेंगे? अपॉइंटमेंट तो राष्ट्रपति जी करते हैं। तो ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति जी को सलाह देते हैं कि भाई साहब ये लोग मैंने चुने हैं, इनको आप बना दो मंत्री। और राष्ट्रपति जी को उन्हीं को मंत्री बनाना पड़ता है जिनको प्रधानमंत्री ने चुन के रखा हुआ है। तो अपने ही दल के सांसदों को मंत्री पद के लिए चुनते हैं और फिर वही लोग मंत्री के लिए शपथ लेते हैं। किससे? राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करते, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का लिख देता हूँ ना मैं, प्रधानमंत्री साहब दिख रहे हैं आपको। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है, करते हैं राष्ट्रपति जी। नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। समझ में आ गया? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, सारे मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। बहुत क्लियर सी बात है, नियुक्ति राष्ट्रपति जी ही करेंगे, ये ध्यान रखना आप। अब देखिए, हमारे संविधान में ये नहीं लिखा है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। लोग बोलेंगे सर क्यों नहीं लिखा है, कार्यकाल तो 5 साल होता है। लेकिन प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल होता है, ये नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ ये है कि प्रधानमंत्री तब तक, मतलब ऐसा मान लीजिए कि प्रधानमंत्री तब तक कार्य करेंगे जब तक कि लोकसभा में उनकी पार्टी को बहुमत है, और मैक्सिमम 5 साल तक रह सकते हो, बीच में भी जा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री का मैक्सिमम कार्यकाल 5 साल रखा गया है, एक बार का मैक्सिमम। लेकिन उसके बीच में वो कब हट सकते हैं? जब उनकी पार्टी को वहां पर बहुमत हासिल नहीं है। तो जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत है, प्रधानमंत्री के दल को 5 सालों तक, तब तक वो सरकार चला सकते हैं। और बीच में जैसे ही बहुमत गया, सरकार गिर जाएगी, दूसरी सरकार आ जाएगी, गठबंधन की सरकार आ जाएगी, जो भी आ जाएगी। जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के मंत्री परिषद कहलाते हैं, जिनको मंत्री परिषद पद सौंपते हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं मंत्री परिषद। सभी मंत्री मिलकर के मंत्री परिषद बनाते हैं। और मंत्री परिषद में कौन होता है? मंत्री परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो होते हैं पीएम साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। प्रधानमंत्री जी जो होते हैं वो मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं। और मंत्री परिषद के बारे में संविधान के अनुच्छेद नंबर 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जी की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा। अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर द सजेशन या फॉर द रिकमेंडेशन या सजेशन ऑफ कंसल्टेशन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जी के कंसल्टेशन के लिए होगा, वो सलाह मशवरा कर सकते हैं इनके। तो मंत्री परिषद सलाह देता है राष्ट्रपति जी को, राष्ट्रपति जी मंत्री परिषद की सलाह पे काम करते हैं। इसके बिना नहीं काम कर पाएंगे वो। तो कितना महत्वपूर्ण है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री। अभी फोटो में दिखाया था ना मैंने, परिवहन मंत्री का नाम दिया वाला था, नितिन गडकरी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राजनाथ सिंह साहब, अमित शाह साहब, प्रधानमंत्री मोदी जी भी खुद एक मंत्री। प्रधानमंत्री जी, अब प्रधानमंत्री का काम क्या होता है? प्रधानमंत्री के पास खुद भी एक मंत्रालय होता है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि अमित शाह के पास कौन सा मंत्रालय, आपका उत्तर होगा सर गृह मंत्री है। मैं आपसे पूछूं कि एस जयशंकर साहब जो है उनके पास कौन सा मंत्रालय, तो आपका उत्तर होना चाहिए सर ये तो विदेश मंत्री है। मैं आपसे पूछूं कि भाई ये राजनाथ सिंह के पास कौन सा मंत्रालय, तो आप बोलोगे सर रक्षा मंत्रालय है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रधानमंत्री के पास कौन सा मंत्रालय है, मोदी साहब के पास कौन सा मंत्रालय है, तो ज़्यादातर लोग, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। उनके पास भी एक मंत्रालय होता है, उसका नाम होता है कार्मिक मंत्रालय। कार्मिक मंत्रालय। तो प्रधानमंत्री के पास जो मंत्रालय होता है उसका नाम क्या होता है? कार्मिक। हर प्रधानमंत्री के पास होगा है कार्मिक मंत्रालय। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। तो पर्सनल मिनिस्ट्री जो है वो उनके पास होती है, कार्मिक मंत्रालय के हेड होते हैं प्रधानमंत्री जी। बाकी सब
बहुत सारी पावर होती है, बाकी तो आप जानते हैं कितने पावरफुल होते हैं प्रधानमंत्री। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है दोस्तों। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव के अंतर्गत कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो चुनाव का रिजल्ट आया, परिणाम आया, परिणाम में ये समझ में आ गया कि भाई कौन सरकार बनाएगा, लेकिन मान लो किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। मैं अभी बताऊंगा आपको उसका एग्जाम्पल भी, 2009 का एक डेटा खोल के बताऊंगा आपको, ये वाला, इसमें गठबंधन की सरकार बनी थी। लेकिन मैं पहले समझा दूं कि होता क्या। मान लो परिणाम आ गए और किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, ठीक है, किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, तो फिर क्या होता है, सबसे पहले देखा जाता है कि किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली। अभी आप देख रहे हो मोदी साहब के पास बहुमत है, इससे पहले भी था 2014 में, लेकिन 2009 में जब चुनाव हुए थे इस देश में, तब किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं था। बहुमत मतलब कितना दोस्तों, कितने सीटें चाहिए, किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं था। तो हुआ क्या, कांग्रेस पार्टी, आपको दिख रहे हैं ना सोनिया गांधी जी, आपको दिख रहे हैं राहुल गांधी जी, ये कांग्रेस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें थी 2009 में। कितनी थी, 206 सीट थी खाली। लेकिन हमको कितनी सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, 272 चाहिए, लेकिन 206 सीट थी खाली कांग्रेस के पास में। अब कांग्रेस को बनानी है सरकार, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी ही कांग्रेस पार्टी थी। क्या होता है कि जब किसी दल के पास अकेले में सरकार बनाने का दम नहीं है या सरकार बनाने के लायक बहुमत नहीं है, तो एक ऑप्शन होता है, राष्ट्रपति जी ऐसे दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। कौन आमंत्रित करते हैं, राष्ट्रपति जी ऐसे दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं जिस दल के पास सबसे ज्यादा सीटें हों। सबसे बड़ी पार्टी को आमंत्रित करते हैं कि आप आए और सरकार बनाए। आपको हम 15-20 दिन का समय देते हैं। इस 15-20 दिन या 30 दिन का, मान लो कि 30 दिन का समय दे दिया आपको, इस 30 दिन में आप सरकार बना के दिखाओ और 30 दिन के भीतर बताना पड़ेगा कि हाँ 272 सीटें मेरे पास जुड़ी हुई है, सबको लेके आओ जो जो आपके साथ आना चाहता है। तो इन्होंने 2009 में क्या किया, राहुल गांधी जी, इन लोगों ने, ये आपको दिख रही है मायावती जी, मैडम माया जी, बहन जी, और ये दीदी ममता बनर्जी, ये चंद्रबाबू नायडू, साउथ इंडिया के लोग, ये देखो ये कर्नाटक और इनके लोगों को उठा के लाए, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन लोगों के सबको मिला करके इन्होंने सरकार बना ली कि हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि ये लोग हमारे साथ में हैं, बीजेपी अपोजिशन में जाएगी। तो इसको बोलते हैं गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार मतलब जब तक ये लोग इनके साथ में हैं ये सरकार काम करती रहेगी, जैसे ही ये लोग नाराज हुए दूसरी पार्टियों के, सरकार गिर जाएगी। और मनमोहन सिंह साहब ने 5 साल सरकार चलाई है। गठबंधन की सरकार से ज़्यादा अच्छी बहुमत की सरकार होती है। बहुमत की सरकार में टेंशन नहीं है, 5 साल राज करना है और अच्छा काम करना है। गठबंधन की सरकार में बड़ी समस्या होती है। राज्यों में भी गठबंधन होता है, राज्य सरकार के चुनाव होते हैं, कभी कभार सीएम बनने के लिए कोई आ नहीं पाता। जैसे बीजेपी के खिलाफ ये दोनों ने गठबंधन कर लिया था कि भाई हम लोग योगी साहब को नहीं आने देंगे, हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे। तो गठबंधन भी कर लिया, उसके बाद भी नहीं बनी सरकार। कभी कभार ऐसा भी होता है कि गठबंधन ही कर लिया लेकिन फिर भी आपके पास इतनी सीटें ही नहीं मिली, क्या करें। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको पहले समझा दूं, फिर 2009 का एग्जाम्पल देता हूं। भारत में कई बार पार्टियों को बहुमत नहीं मिल पाता, जो कि सरकार के लिए जरूरी है 272। ऐसी स्थिति में कई दल मिलकर गठबंधन सरकार बना लेते हैं, जैसे 2009 में बनी सरकार। 2009 में किसी सरकार बनी थी, अभी हम लोग देख लेते हैं ना एग्जाम्पल के तौर पर, हमारे पास में पूरा चार्ट है उसका। ये गठबंधन की सरकार थी। सबसे पहले हमको परिणाम देखना है कि 2009 में हुआ क्या था। 2009 में जैसे ही चुनाव हुए तो सबसे बड़ी पार्टी आप देखिए ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अंक कौन से दिख रहे, तो 116 दिख रहा है, काफ़ी बड़ा अंक है। उसके बाद 206 दिख रहा है, उसके बाद 100 क्या 50 भी टच नहीं कर रहा कोई भी। अब आप देखिए कहीं पर 50 अंक भी नहीं दिख रहा है। ये टोटल 543 है। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ता हूँ। आगे की बात करें तो 206 सीटें सबसे ज़्यादा है किसके पास, कांग्रेस के पास। दिख रही ना, 206 सीटें कांग्रेस के पास सबसे ज़्यादा है, ये कांग्रेस की 206 सीटें। इसका मतलब राष्ट्रपति जी के पास ऑप्शन है, या तो मैं इन पार्टी को बोलूं 206 वाले को कि आपके पास 70 सीटें के आसपास या 65 सीटें भी ले आओ, हो जाएगा आपका काम। कितना चाहिए,
65-70 सीटें के आसपास चाहिए। क्या आप थोड़ी सी सीटें जुटा लो, किसी को मना करके ले लो सीटें और आप सरकार बनाओ। क्यों दोबारा चुनाव कराएंगे, हज़ारों करोड़ रुपए जाएंगे हमारे। दोबारा चुनाव नहीं कराना चाहता, आप सरकार बनाने की कोशिश करें। कांग्रेस पार्टी ने लोगों को दूसरी पार्टियों को मिलाया, जैसे उन्होंने बात की, मान लो सपा से, बीएसपी के पास 21 सीटें, ये मायावती की पार्टी इनको बोला कि भाई हमारे साथ हो जाइए आप, क्योंकि हमें आपकी ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप हमारे साथ देंगे तो 21 सीटें मिल जाएगी। वहीं इन्होंने बात की फिर वो आपकी जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, 19 सीटें ममता बनर्जी के पास में। कितनी ज़्यादा सीटें, 21 सीटें 19 सीटें, 40 सीट तो इन दोनों ने दे दी, दोनों मायावती ने और ममता बनर्जी ने। तो इनने दोनों ने सीट दे दी अपनी, तो 206 के साथ 40 सीटें इन दोनों की मिल गई। तो कितनी हो गई आपकी, 246 सीटें। अभी भी सीटों की जरूरत पड़ रही है कांग्रेस को। कांग्रेस ने बोला चंद्रबाबू नायडू कहाँ गए। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का नाम है तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी यहाँ पर है, तेलुगु देशम पार्टी, TDP, तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी का नाम नहीं दिख रहा है इसमें। तेलुगु देशम पार्टी है, मान लो कोई दूसरी पार्टी देख लेते हैं जो तेलुगु देशम पार्टी अगर नहीं दिख पा रही है, जैसे समाजवादी पार्टी देख लेते हैं, इसको भी उन्होंने जोड़ लिया था। समाजवादी पार्टी 23 सीटें हैं इसके पास में। समाजवादी पार्टी को बोला कि भाई आप भी हमारे साथ हो जाइए, आपने भी साइन कर दिया कि ठीक हम भी आपके साथ में। तो टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई इनकी 269। अब भी सीट चाहिए कांग्रेस को, सपा मिल गई पर भी सीट चाहिए। अब कितनी सीट चाहिए, अब तो खाली 3 सीटों की जरूरत है, किसी को भी उठा। ये तेलुगु देशम पार्टी यहाँ है, छोटा सा नाम है तेलुगु देशम, TDP, ये 6 पार्टी है, इनके पास 6 सीटें। इनको बोला आप भी दे दीजिए, इन्होंने बोला ठीक है भाई मैं भी दे देता हूँ आपके साथ, 6 सीटें मेरी भी ले लो। हो गया काम। इनके पास 275 सीटें हो गई। अब 275 तो चाहिए भी नहीं थी, 272 चाहिए थी। इन्होंने बना ली सरकार। तो इसमें कितनी पार्टियां जुड़ गई, 1 2 3 4 पार्टी और एक कांग्रेस, 5 पार्टियों ने मिलकर के सरकार बनाई। एक से ज़्यादा दल मिलकर जब सरकार बनाते हैं, एक से ज़्यादा दल मिलकर जब सरकार बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग गठबंधन वाली सरकार। यही तो है वो गठबंधन वाली सरकार। तो इसी को हमने बोल दिया गठबंधन की सरकार, और ये 2009 में गठबंधन की सरकार बन गई। कितना आसान था दोस्तों ये। लेकिन मान लो, फर्ज करो, अब मैं राष्ट्रपति जी का रोल बता रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा मैं इसके आगे जा रहा हूँ जो आपके NCERT में दिया। इसके अलावा मान लो कि कोई पार्टी कांग्रेस के साथ मिलने को तैयार नहीं है, तो क्या होगा भाई। कांग्रेस ने तो बोल दिया कि भाई मिल जा, ये मिल गए, ने साइन कर दिया। मान लो मायावती बोल दे, ये 21 सीटों वाली जो है, ये बोल दे कि नहीं मैं आपका साथ नहीं दूंगी। मान लो ममता बनर्जी बोल दे, जिनके पास 19 सीटें थी ना, तृणमूल कांग्रेस, वो बोल दे कि नहीं हम आपके साथ नहीं है। 23 पार्टी वाली सपा बोल दी हम भी आपके साथ नहीं। सरकार कैसे बनाओगे। तो फिर क्या चुनाव होंगे दोस्तों। तब भी चुनाव थोड़ी ना होता है। राष्ट्रपति जी के पास एक और ऑप्शन है। राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के ऊपर दांव खेलते हैं। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन दिख रही है आपको, 116 किसके पास में, बीजेपी के पास में। अब बीजेपी को बोलेगी, हालांकि 2009 में कांग्रेस ने सरकार बना दी, नो डाउट बन गई थी। मैं तो ऑप्शन दे रहा हूं, अगर मान लो वो नहीं बना पाती तो राष्ट्रपति जी तुरंत चुनाव नहीं कराते। राष्ट्रपति जी बोलते हैं कि चलो एक काम करते, आपसे नहीं बनी सरकार, अब दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो है जिसको 116 सीट प्राप्त हैं, क्या ये पार्टी इन सब लोगों से गठबंधन कर सकती है, कर सकते हैं, तो आप बोलो आपको हम लोग सरकार बनाने का मौका दे देंगे। बोला कि ठीक है भाई, वाजपेयी साहब हैं, करिश्माई आदमी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। 23 पार्टियों को जोड़ के सरकार बनाई थी एक बार 1999 में। 23 अलग अलग छोटे छोटे दल को मिला के सरकार बना ली। तो सोचो ये तो बहुत छोटी बात है उनको। अब मान लो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने सबको कन्विंस कर लिया, सबको जोड़ लिया, तो बन गई सरकार। तो ऐसा दोस्तों ऐसा होता है कि जब सबसे बड़ी पार्टी सरकार बनाने में सक्षम नहीं हो तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी को आगे लाया जाता है कि आप सरकार बनाने का प्रयास करो। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कभी हुआ है। बिल्कुल 90s के टाइम पर 1990 का जो दशक था ना, उसमें वो हो गया जो कभी नहीं हुआ था। सब कुछ हो गया उस समय जो कभी हुआ ही नहीं होगा, सब कुछ वहाँ हो गया। प्रधानमंत्री को भी पद से त्यागपत्र देना पड़ा, वो भी हो गया। 6 महीने में चुनाव हुआ, वो भी हो गया। 13 दिन की सरकार थी, वो भी हो गया। 13 महीने की सरकार भी होगी। 10 साल में कम से कम 5 से 6 प्रधानमंत्री आपको मिले। 5-5, 6-6 प्रधानमंत्री 10 साल में बन गए। क्योंकि 10 साल में मैक्सिमम 2 प्रधानमंत्री बनते हैं 5-5 साल के, लेकिन इतनी बार चुनाव हुए उस समय। तो 1990 से लेकर 2000 के बीच का जिन लोगों ने दशक झेला है वो परेशान हो गए थे वोट डाल डाल के। इसलिए आपको वोटिंग परसेंटेज गिरता हुआ दिखता है, उसमें लगातार गिर रहा था, क्योंकि लोग इंटरेस्ट, कब तक सरकार बनाएंगे, बार बार वोट देने जा रहे हैं लोग।
सरकार ही नहीं बना पा रहे, तो लोगों का वोटिंग परसेंटेज गिर गया था बीच में, वोट देने वालों की संख्या गिर गई थी। उन्होंने बोला कि मतलब नहीं है, सरकार तो बन ही नहीं पा रही, हर बार जाते हर बार ये होता है। राज्यसभा क्या, इसकी बात कर लेते हैं। लोकसभा आपने बेहतर तरीके से समझ लिया मुझे लगता है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद नंबर 80 बात करता है। अनुच्छेद नंबर 80 क्या बोलता है कि राज्यसभा जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगी। राज्यों का प्रतिनिधित्व मतलब राज्यसभा में जो भी सीटें होगी, कितनी सीटें हैं, टोटल सीटें हैं राज्यसभा में 245। इसमें से जो निर्वाचित है वो 233 है। इनका चुनाव होता है और ये जो 12 सीटें बचती हैं ये मनोनीत होती है। मैं बताऊंगा मनोनीत क्या होता है, सब चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा। ये मनोनीत होती है। ये 233 चुनाव के द्वारा आती है, 12 मनोनीत रूप से आती है। राज्यसभा कोई भी कानून प्रस्ताव पेश कर सकती है। इसको पढ़ने से पहले मैं राज्यसभा को थोड़ा और क्लियर करना चाहता हूं, नहीं तो आप समझोगे नहीं कि राज्यसभा का रोल क्या है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। राज्यों का प्रतिनिधित्व मतलब क्या है, राज्यसभा के जितने भी मेंबर होते हैं उनको भी हम लोग बोलते हैं राज्यसभा सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। संसद का ही भाग है राज्यसभा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा के सभी सदस्यों का चुनाव जनता नहीं करती है। एक भी सदस्य का चुनाव जनता नहीं करती है। राज्यसभा के सभी सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है। जहां जनता खुद वोट न करे तो कौन करेगा, जनता के द्वारा चुने गए लोग वोट करेंगे। और जनता के द्वारा चुने गए लोग कौन, MLA यानी विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधायक जो होते हैं ना हर राज्य के, वो वोट करेंगे। हर राज्यों की फिक्स सीटें होती है राज्यसभा में। अनुसूची नंबर 4 में लिखा है, शेड्यूल नंबर 4 पढ़ोगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि राज्यसभा में किस राज्य में कितनी सीट होना चाहिए। जैसे मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में 11 राज्यसभा की सीटें। इन 11 राज्यसभा की सीटों पे जो लोग खड़े होते हैं चुनाव के लिए उनको MLA वोट डालते हैं। कोई प्रचार वचार की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि राज्यसभा सरकार बनाने में मदद नहीं करती। सरकार बनती है लोकसभा से, इसलिए लोकसभा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। तो राज्यसभा तो बन गई आपकी, MLA ने, सबने चुनाव में वोट डाल दिया और MLA ने चुन के भेज दिया। इसका मतलब राज्यसभा का क्या है, राज्यों का प्रतिनिधित्व, इसलिए बोलते हैं उसको। राज्यसभा बन गई तो क्या काम होगा, राज्यसभा कोई भी कानून का प्रस्ताव पेश कर सकती है। मान लो कि कानून बनाना है देश के लिए तो संसद कानून बनाती है। और संसद मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो संसद का जो बिल पेश होता है वो कहाँ होता है, क्या लोकसभा में होगा केवल कि राज्यसभा में होगा। लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी बिल लाया जा सकता है, चाहे पहले लोकसभा में लाओ चाहे पहले राज्यसभा में लाओ। कुछ बिलों को छोड़ दे तो, कुछ विधेयक को छोड़ दे तो, बाकी मैक्सिमम बिल दोनों में से कहीं भी आ सकते हैं। तो हर एक बिल जो है किसी भी विधेयक को पारित होने में राज्यसभा की मंजूरी चाहिए। एक तो पेश कर सकते हैं राज्यसभा में कोई भी विधेयक, और किसी भी विधेयक को मंजूरी चाहिए अगर पारित करना है तो राज्यसभा की मंजूरी के बिना पारित नहीं माना जाएगा। राज्यसभा ने किसी बिल को पारित नहीं किया और बिल पारित हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ भी अपवाद कुछ बिल हैं, उसको छोड़ दे दो। अब मैं बार बार अपवाद बिल की बात कर रहा हूँ, कुछ बिल को छोड़कर। उसका नाम भी बता देता हूँ दोस्तों, हो सकता है दिमाग में याद रहे, धन विधेयक, उसको छोड़ दो। बाकी सब में क्या होता है, राज्यसभा की बराबर रोल होता है। लोकसभा द्वारा किसी पारित कानून की समीक्षा कर सकता है। लोकसभा ने कोई कानून पारित किया, राज्यसभा को भेजा कि आप भी पारित कीजिए, लेकिन राज्यसभा पर दबाव थोड़ी कि पारित करना है। राज्यसभा के लोग उस बिल को, हर एक व्यक्ति के पास वो बिल होता है, उस कानून को पढ़ेंगे, गलत होगा तो उस कानून पर चर्चा होगी, बहस होगी, आलोचना होगी कि लोकसभा गलत कानून बना रही है। और आलोचना क्यों करते हैं, क्योंकि राज्यसभा की कार्यवाही हम लोग देख रहे होते हैं। जनता तक सरकार की कमी लेकर के आती है, सरकार पर अंकुश बनाने का प्रयास करती है राज्यसभा, इसलिए राज्यसभा का रोल अहम हो जाता है। राज्यसभा के चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। ये तो मैंने बता दिया राज्यसभा के सदस्य कौन चुनता है। मेंबर कितने होते हैं, 233 होते हैं। और निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं, 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं। 12 लोग मनोनीत होते हैं। टोटल मेंबर 245 होते हैं। 12 लोग मनोनीत होते हैं। ये मनोनीत मतलब क्या होता है, मनोनीत मतलब जिनका चुनाव नहीं होता है। मनोनीत का मतलब होता है जिनका चुनाव नहीं होता है। और कौन करते हैं इनको मनोनीत, राष्ट्रपति करते हैं खुद। राष्ट्रपति जो मनोनीत करते हैं, कौन होते हैं वो, जो कला से हो, जो साहित्य से हो, जो समाज सेवा से हो, या जो विज्ञान से हो। इन 4 क्षेत्रों से अगर कोई भी व्यक्ति होगा ना, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति जी इन 12 लोगों में मनोनीत कर सकते हैं। मनोनीत का मतलब होता है बिना चुनाव के सीधे ले आना।
बिना चुनाव के सीधे ले आना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्लास में मॉनिटर का चुनाव करना है, मॉनिटर का चुनाव करना है तो मैं आपसे बोलूं कि चलो मॉनिटर के लिए 2 लोग खड़े हुए हैं, आप लोगों ने वोट डाला, जिसको ज़्यादा वोट मिले वो मॉनिटर बन गया, तो वो निर्वाचित हो गया, आपने निर्वाचन किया। मान लो कि शिक्षक आगे बोल दे कि आपको निर्वाचन नहीं करना है, मैं इस व्यक्ति को, मेरा पहचान वाला इसी को बनाऊंगा मैं क्या मॉनिटर, तो वो मॉनिटर फिर क्या हो गया, निर्वाचित नहीं हुआ, उसको शिक्षक ने मनोनीत कर दिया, नाम से मनोनीत कर दिया, नॉमिनेट कर दिया। तो मनोनीत में और निर्वाचन में समझ में आ गया होगा आपको अंतर। एक और चीज़ खास बतानी है दोस्तों मुझे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के चुनाव जो होते हैं, राज्यसभा के चुनाव जो होते हैं वो कब होते हैं, प्रत्येक 2 साल में होंगे, लेकिन सारे मेंबर के नहीं, केवल जितने भी मेंबर है उसके 1/3 सदस्य के। कितना इंटरेस्टिंग बात है। राज्यसभा के सभी लोगों का चुनाव एक साथ नहीं होता कभी भी, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, राज्यसभा कभी खत्म नहीं होती है। हम लोग बोलते हैं ना कि लोकसभा के चुनाव हर 5 साल में आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, राज्यसभा के चुनाव नहीं होते, राज्यसभा के मेंबर के चुनाव होते हमेशा। राज्यसभा कभी खत्म नहीं होती, हमेशा चलती है, लेकिन हर 2 साल में कितने मेंबर के चुनाव हो रहा है, 1/3 सदस्यों के चुनाव हो रहे हैं। और सदस्य का कार्यकाल देखो कितना है, सदस्य का कार्यकाल जो 1/3 लोग चुने जा रहे हैं इनका कार्यकाल, हर 1/3 सभी सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 साल, लेकिन चुनाव कितने साल में हो रहे हैं, 2 साल में। ये ध्यान रखना, राज्यसभा के चुनाव हर 2 साल में होते हैं, लेकिन सब लोगों के लिए नहीं, 1/3 लोगों के लिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल। समझ में आ गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है राज्यसभा के लिए। राज्यसभा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्नकाल के बारे में। प्रश्नकाल क्या है, प्रश्नकाल सरकार को नियंत्रित करना और मार्गदर्शन देना और जानकारी। संसद की भूमिका में एक महत्वपूर्ण भूमिका है, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना, सरकार से जानकारी लेना और देना। सरकार पर नियंत्रण कैसे करती है संसद, संसद की कार्यवाहियां ही नियंत्रित करवाती है, और सबसे महत्वपूर्ण कार्यवाही है प्रश्नकाल, जो पहला घंटा होता है, पहला 1 घंटा, पहला 1 घंटा जो होता है वो प्रश्नकाल कहलाता है। और इसी प्रश्नकाल में, प्रश्नकाल नाम ही प्रश्नकाल है जिसमें प्रश्न, जिसके पीछे ही क्वेश्चन मार्क लिखा हो, वो क्या करेगा, प्रश्न ही पूछेगा। प्रश्नकाल में केवल प्रश्न पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं सरकार को, सरकार से ही प्रश्न पूछेंगे। अच्छा, इस देश के लिए अगर मान लो राहुल गांधी काम ही नहीं कर रहे, राहुल गांधी सरकार में नहीं है, राहुल गांधी से हम प्रश्न क्यों पूछेंगे, प्रश्न उससे पूछेंगे ना जो काम कर रहे हैं। तो काम करने वालों से प्रश्न पूछते हैं, और काम कौन करती है, सरकार करती है, इसलिए प्रश्न किससे पूछते हैं, अपोजिशन वाले सरकार से उनके कामकाज के बारे में प्रश्न पूछते हैं। तो सरकार से प्रश्न पूछते हैं, संसद के अंदर सबसे पहले होता है, एक तो पहली बात ये। दूसरा, प्रश्नकाल के माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं और प्रश्न पूछते हैं। प्रश्नकाल के जरिए संसद, प्रश्नकाल के जरिए कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, कार्यपालिका मतलब सरकार। प्रश्नकाल के जरिए संसद सरकार को नियंत्रित करती है, इसके द्वारा सरकार को अपनी खामियों का पता भी लगता है, सरकार को कमियों का पता भी लग जाता है भाई दोस्तों। इसलिए हम लोग बार बार क्या बोलते हैं, हम लोग आपको बोलते हैं ना कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ कृपया अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहे तो आप जो कमियाँ है वो भी लिख के बताएं। आप जो कमेंट लिखोगे वो हमारे लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव हम देख लेंगे कि भाई अगर आपने लिखा कि सर यहाँ पर थोड़ा कमी लग रही है, तो हमें हमारी कमियों का पता कब लगेगा, जब आप प्रश्न करोगे। समझ में आया कुछ? तो प्रश्नकाल से क्या होता है, सरकार को अपनी कमियों के बारे में पता लगता है। इसलिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो कृपया करके उसमें लिखे कि हाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो लिखे नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा तो ये भी लिखे बिल्कुल नहीं आ रहा। दोस्तों, आपके कमेंट से हमारे अंदर सुधार होगा ना, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमको लग रहा है कि सब आ रहा है, ऐसा कुछ है। तो सरकार के खिलाफ कोई क्वेश्चन पूछने वाला होना चाहिए, इसलिए आप भी अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। तो संसद प्रश्नकाल के जरिए कार्यपालिका को नियंत्रित करते हैं, इससे सरकार को अपनी खामियों का पता चलता है। अतः सरकार को जनता की राय जानने का
मौका मिलता है सांसदों के माध्यम से। ये सांसद क्या होते हैं? सांसद हर अलग अलग इलाके के होते हैं, अपने अपने इलाके की समस्या होती है, समस्या जनता सांसद को बताती है, सांसद सरकार के सामने रखता है। तो सरकार को उस जनता के, आपने कभी सोचा है कि मेरे घर में बिजली नहीं है, मेरे घर में पानी नहीं है, समस्या आई है, ये मोदी साहब तक कैसे बात पहुँचे? तो आपकी बात मोदी साहब तक पहुँचाने वाला, आपकी बात सरकार तक पहुँचाने वाला आपका प्रतिनिधि आपका अपना सांसद होता है। वही जाकर तो बोलता है वहाँ पर, प्रश्नकाल में प्रश्न पूछता है। बात समझ में आ गई? तो प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। नेक्स्ट है, सरकार को नियंत्रित करने में संसद के अंदर एक और दल होता है जिसको बोलते हैं विपक्षी दल। सरकार के अलावा, सरकार अभी बीजेपी है, बीजेपी के अलावा सभी दूसरी पार्टियां जो वो क्या कहलाती हैं? वो सब विपक्षी दल है, जो सरकार का विरोध करेगी। विपक्षी दल सब एक हो जाते हैं। जब सरकार बनती है तो सारे विपक्षी दल एक होकर बात करते हैं। कुछ कुछ दल सरकार का सपोर्ट करते हैं तो वो सरकार के सपोर्टिव दल कहलाते हैं, लेकिन जो जितने भी विपक्षी सब विपक्षी दल कहलाते हैं। लेकिन एक होता है ना विपक्ष, विपक्ष दल के लिए महत्वपूर्ण चीज क्या है? विपक्ष दल किसको बोलेंगे? सारे दल को विपक्ष दल, सारे दल विपक्षी दल कहलाते हैं। लेकिन एक अकेले दल को विपक्ष का दर्जा दिया जाता है, तो विपक्ष दल का दर्जा किसको देते हैं? ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। विपक्ष दल का दर्जा किसे देते हैं? दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष दल कहलाती है। और इसे दर्जा जो दिया जाता है तब दिया जाता है जब टोटल वोट का, कुल सीटों का ये कितने ले आए? 10% सीट ले आए, 10% सीट जीते। अगर वो सेकंड पार्टी 10% सीट जीत जाए तो वो विपक्ष की पार्टी बन जाती है और विपक्ष में बैठ करके सरकार पे प्रश्न करती है। समझ में आ गया आपको? जैसे कांग्रेस विपक्ष में अभी क्यों है? अभी हालांकि कांग्रेस को इतनी सीटें भी प्राप्त नहीं हुई, लेकिन सरकार ने दे दिया कि आप ही बैठो विपक्ष में। सारी पार्टियां सरकार के अलावा विपक्षी दल कहलाती है और विपक्ष का दर्जा किसको देंगे? केवल एक पार्टी, वो जिसको 10% सीटें हासिल है। इसका मतलब नहीं है कि बाकी लोग सवाल नहीं कर सकते, सब सवाल कर सकते हैं। इवन यहाँ तक कि बीजेपी के लोग ही सरकार से सवाल भी कर सकते हैं, जानकारी मांग सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको? सवाल पूछना सांसद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सवाल पूछना पड़ेगा। अगर आप ये ध्यान रखिए कि आपके एरिया का सांसद 5 साल में एक बार भी नहीं बोला तो उसको वोट नहीं देना। आपने अपने सांसद को वोट क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि वो संसद में जाकर के हमारी बात रखें। बहुत सारे एरिया के सांसद ऐसे होते हैं दोस्तों जो 5 साल में एक बार भी नहीं बोलते, जबकि आपको हर दिन बोलना चाहिए। 5 साल में एक बार उसको देखते हुए बोलते हुए नहीं देखा। अगर आपने 5 साल में एक बार भी अपने सांसद को बोलते हुए नहीं देखा, यकीन मानिए आपने गलत व्यक्ति को चुना है, जो आपका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, जो आपका प्रतिनिधि बन करके आपकी आवाज़ संसद में नहीं बोल सकता। तो ऐसे सांसद को चुनने का मतलब नहीं, ऐसे व्यक्ति को चुने जो वहाँ पर जाके बोल सके, आपकी बात रख सके, आपकी समस्याओं के बारे में पूरे भारत को बता सके, संसद को बता सकते। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन के लिए विपक्षी दल का होना अहम है। विपक्षी दल का होना लोकतंत्र के सफल स्वस्थ संचालन के लिए। लोकतंत्र का मतलब लोगों का विश्वास जिस पर है। सरकार सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है ये पता कैसे चलेगा? जब विपक्षी वाले उसकी आलोचना करेंगे। जब तक आपको किसी की कमियां पता नहीं चलती तब तक समझ में नहीं आता कि ये क्या है। परफेक्ट कोई होता नहीं है, कमियां सब में होती है। सरकार की कमियां बताने वाले विपक्षी दल होते हैं। विपक्षी दल सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। पहले तो ये क्या करते हैं कि सरकार की जो नीतियाँ, जो गलत चीज़ें हैं, गलत नीतियाँ, उनको लेकर के आते हैं और सरकार की आलोचना करते हैं और जानकारी देते हैं। और दूसरा साथ ही साथ अपनी नीतियाँ बनाते हैं कि मैं होता तो ये नीति लेकर के आता, मैं होता तो इस कानून को ऐसे लागू करता। तो लोगों का विश्वास बनता है कि नहीं यार अगले 5 साल में इसी को करेंगे ताकि ये अच्छी नीति लेकर के आएगा। बात समझ में आ गई यहाँ पर? तो यहाँ पर विपक्षी दल का भी रोल हमने समझ लिया। ठीक है, विपक्षी दल का रोल भी हम लोगों ने समझ लिया। आगे समझते दोस्तों, एक सांसद की भूमिका क्या है। विपक्षी दल में तो हमने समझ लिया, विपक्षी दल के लोग भी सांसद है, सरकार के भी सांसद है। एक नॉर्मल सांसद की भूमिका क्या है? जनप्रतिनिधि के रूप में संसद नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में, संसद को नियंत्रित करने, संसद को निर्देशित करने, संसद को सूचित करने, नियंत्रित करने मतलब सांसद जब बोलेगा तभी तो संसद की जो कार्यवाही है उसको नियंत्रित कर सकता है, मतलब प्रश्न पूछ के सरकार पर नियंत्रण। निर्देशित मतलब अच्छे से चलाने के लिए सांसद रोज उपस्थित होना चाहिए। सूचित मतलब सूचना देगा अपने क्षेत्र की। तो जनप्रतिनिधि के रूप में संसद को नियंत्रित करने,
निर्देशित करने और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका है। पता चला कि सांसद शादियों पार्टियों में घूम रहा है, सांसद किसी दुकान के फीते काट रहा है। सांसद को करना क्या चाहिए? सांसद को दिल्ली में बैठ के हमेशा आपके एरिया की कमियों को बताना चाहिए। सांसद जब तक आपके क्षेत्र की कमियों को नहीं बताएगा, सांसद जब तक आपकी बात को संसद में नहीं रखेगा, तब तक वो सांसद कहलाने का मतलब क्या हुआ? हमने ऐसे सांसद को वोट ही क्यों दिया जो हमारे बारे में बोल ही नहीं रहा है? उसका कर्तव्य है दोस्तों। सांसद को प्रश्नों से सरकार को अच्छा फीडबैक मिलता है, इसलिए सांसदों की भूमिका है। तो ध्यान ये रखिए, आपको तय करना है कि आपके एरिया का सांसद कौन है। सबसे पहले तो पता करना कि आपके क्षेत्र का सांसद कौन है लोकसभा में। अब वो सांसद आपको पता चल गया, तो अब आप सर्च कीजिए कि ये सांसद के नाम से यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, ये सांसद कितनी बार बोला 5 साल में। पता चला एक बार भी नहीं बोला, तो आपने आपके पिताजी को या दादाजी को आपने तो वोट नहीं दिया होगा, लेकिन आपके पिताजी, दादाजी, मम्मी, चाची जो भी घर पे उनको बोलेगा आपने गलत व्यक्ति को जिता दिया है, वो व्यक्ति हमारे लिए कुछ बोलता ही नहीं है। हमने सोचा मोदी साहब को प्रधानमंत्री बनाना है तो ठीक है दे दो इसको वोट, लेकिन ऐसे व्यक्ति को वोट करना जो हमारे लिए बोल ही नहीं पा रहा है, तो फिर काहे का सांसद? सांसद तो वही है जो हमारी बात रखता हो। हमारे एरिया को लोग संसद में जब आपके क्षेत्र का नाम लिया जाए तो आपके क्षेत्र को पूरे संसद के लोग जाने कि अच्छा ये नाम का जिला या ये नाम का शहर भी है, ये नाम का गांव भी है। संसद को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना के अंतर्गत संसद की मंजूरी वित्त से संबंधित विधेयकों में संसद के बिना पैसा नहीं निकाल सकते आप। मैं आपको बताऊं, हमारा जो हम लोग जो राजस्व देते हैं ना, राजस्व समझते हो आप क्या होता है? सरकार हमसे लेती है टैक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं कर, यही राजस्व है। सरकार हमसे टैक्स लेती है। अब आप बोलते हैं सर मैं तो नहीं देता हूँ, सब लोग टैक्स देते हैं इस देश में। अगर आप अभी टॉफ़ी खरीदने जा रहे हो तो उसमें जीएसटी लिखा है, आप पेन खरीद रहे हो तो जीएसटी है, कॉपी खरीद रहे हो तो जीएसटी है, बैग खरीद रहे हो तो जीएसटी है, जूते खरीद रहे हो तो जीएसटी है। हर वो चीज़ जो आप खरीदते हो उसमें जीएसटी लगा हुआ है, वो टैक्स आप देते हो। इनडायरेक्ट टैक्स है इसलिए आपको पता नहीं चलता, डायरेक्ट थोड़ी देते हो, इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं हम लोग जीएसटी के रूप में। तो टैक्स तो हम लोग दे रहे हैं। हमारा टैक्स का जो पैसा है ना, जितने भी पैसा हम लोग दे रहे हैं सरकार को, वो जमा कहाँ होता है? वो जमा होता है संचित निधि में। संचित निधि में जमा होता है। नाम याद रखना है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड में हमारा पैसा जमा होता है, देश का खजाना है ये। इस खजाने से पैसा कौन निकालेगा? हम तो नहीं निकाल सकते, सरकार निकालेगी। सरकार तो पैसा खर्च करती है, लेकिन सरकार भी अकेली पैसा नहीं निकाल सकती। सरकार को संसद से पैसा निकालना है तो संसद की मंजूरी चाहिए, यानी लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी चाहिए। वो वित्त से संबंधित विधेयकों में पैसा निकालना तो पहले बिल पास करवाओ, फिर पैसा निकाल सकते। कितना अहम रोल है संसद का। हमारा पैसा की जिम्मेदारी सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी भी संसद की है। तो कितना अच्छा काम हो रहा है। इसीलिए हमें संसद की ज़रूरत है, सांसदों की ज़रूरत है, विपक्ष की ज़रूरत है, कितना अच्छा प्रश्नकाल की ज़रूरत है। संसद सरकार को नियंत्रित करती है और यह भारतीय लोकतंत्र का मुख्य आयाम है, सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। आयाम मतलब पहलू है, मतलब ज़रूरी है। भारतीय लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ संसद है, इसलिए संसद की भूमिका है। क्योंकि संसद को इतना अच्छे तरीके से बनाया गया है कि भले ही सरकार है देश पर राज कर रही हो, लेकिन सरकार पर कंट्रोल कौन करेगा? सरकार बिना कंट्रोल वाली, तो बिना ब्रेक वाली कभी नहीं हो सकती। सरकार पर ब्रेक लगाने का काम संसद करती है। इसलिए हमें दोस्तों संसद की भूमिका समझ में आ जानी चाहिए। मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। संसद का एक महत्वपूर्ण काम जो हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं, अध्याय नंबर 4 पूरा इस वाले पॉइंट पर है। अध्याय नंबर हम 4 में पढ़ेंगे हम लोग कानून की समझ। कानून की समझ, तो अगर आपने इसको समझ लिया तो बिल्कुल बेशक आप अगले चैप्टर के लिए जाइएगा। कानून बनाने का जो अधिकार है वो भी किसके पास में है? संसद के पास में है। तो कानून बनाना संसद का महत्वपूर्ण काम है। अब किस प्रकार के कानून बनेंगे, किस तरह के कानून होते हैं, किस किस के लिए कानून होते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। दोस्तों ये समझ में आ गया आपको यहाँ पर?
दोस्तों आज की क्लास मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आशा करता हूं कि ऐसी ही सारी क्लास आपकी जाने वाली है और आप बस बने रहिए और अपने चैप्टर को अच्छे से करिए ताकि आपके अच्छे भविष्य की हम लोग कामना कर सकें। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स के अगर हमारे लेक्चर्स के वीडियो आपको सीधे नहीं मिल पा रहे हैं, यूट्यूब पर खोजने में दिक्कत हो रही है, बार बार समस्या हो रही है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों? दूसरा ऑप्शन ये है कि आप magnetbrains.com हमारी वेबसाइट पर जाइए। जैसे आप वेबसाइट खोलोगे आपको मिलेगा इंडियाज नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको मिलेगी सारी जानकारी। जैसे आप देखोगे सीबीएसई हिंदी मीडियम में जाओगे, सीबीएसई हिंदी मीडियम के अंतर्गत कक्षा 8वीं आपके ऑप्शन में मिलेगा। कक्षा 8वीं को जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने 8वीं के सभी टीचर दिखाई देंगे। इन टीचरों में अब आपको डिपेंड करना है कि कौन से टीचर को अभी पढ़ना है आपको। मान लो फॉर एग्जांपल आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ना है तो सामाजिक विज्ञान के अंदर लिखा है वॉच नाउ, इस पर देखिए वॉच नाउ जैसे ही गया, जैसे ही वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने लिखेंगे चैप्टर वाइज वीडियो। चैप्टर वाइज वीडियो में आप पाठ्यक्रम संसाधन ऐसे चैप्टर वाइज अलग अलग चैप्टर को पढ़ सकते हैं। इन चैप्टर वाइज वीडियो में जैसे आप क्लिक करेंगे किसी चैप्टर पर वैसे ही आपके सामने एक विंडो ओपन होती दिखाई देगी। इस विंडो में आपको क्या देखना है? इस विंडो में आपको देखना है कि आपको जो पढ़ना है क्या वो पढ़ाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या आपको दूसरा चैप्टर देखना है तो नेक्स्ट वीडियो पे जाकर के आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। इस प्रकार आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प है, चाहे तो इसका इस्तेमाल करके आप सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही है, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने अनुभव शेयर करें, और साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।